एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2076 टू 2085। अगले 10 मिनट तक वह अलग अलग टेबलों की ओर इशारा करता रहा और उसने अलग अलग प्रशिक्षकों से बेली जैसा ही काम करने को कहा। स्वीकार करें, क्षमा मांगे और क्षतिपूर्ति करें। प्रशिक्षकों के पसीने छूटने लगे। मिस्टर एवा, ये बहुत ज्यादा है। आप इस स्थिति में असंबंधित मामले ला रहे हैं। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हम न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे और इन लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ उसका फ्रेशमैन प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में ये केवल ये दिखाएगा कि आपने ज़ीउस अकादमी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। ऐसी भयावह शर्तों की मांग करने से पहले सोचें। उनमें से एक ने इतना आत्मविश्वास हासिल कर लिया कि वह जवाब दे सका। हालांकि वह सिर्फ मुस्कुराया। आगे बढ़ो। अगर तुम मना करोगे तो मैं भी न्यायिक प्रक्रिया अपनाऊंगा। मैं इन सभी लोगों और अन्य लोगों की ओर से मामले दर्ज करूंगा। ध्यान रहे कि मेरे पास इन लोगों से कहीं ज्यादा जानकारी है। आपकी अकादमी के प्रशिक्षक और वरिष्ठ छात्र लंबे समय से इन लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप उन्हें ये कहकर पुरस्कारों का लालच देते हैं कि आप उनका पालन पोषण करेंगे और ज़ीउस अकादमी की ओर से विशेष लाभ भी देंगे। लेकिन आप उन सब का उपयोग कर लेते हैं और उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर वे कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाते। वे इस हालत में अपने घर वापस नहीं जा सकते और वे सुधर भी नहीं सकते। अपने गधे को बचाने के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया और उनकी जिंदगी छीन ली। मैंने इस मामले में सभी जरूरी सबूत पहले ही जुटा लिए हैं। अगर आप मेरी शर्तों से सहमत नहीं हैं और न्यायिक मुकदमा दायर करते हैं तो मैं भी मुकदमा दायर करूंगा। आपके पास मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं शुरू से ही एक निरीक्षक के तौर पर अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात कर रहा था। लेकिन आप इन लोगों के साथ ऐसा करने का आपके पास कोई औचित्य नहीं है ना? प्रशिक्षक चुप हो गए। उन्हें इवा से इस तरह के कदम की उम्मीद नहीं थी। ज्यादातर लोगों के लिए इवा एक खून का प्यासा जानवर है जो अपनी समस्याओं से निपटने के लिए हत्या करता है। वे एक अनोखी स्थिति में है जहां इवा उन्हें आसानी से नहीं मार सकता, भले ही वे उसके कुछ बटन दबाएं। वे अपने दिमाग से उसके खिलाफ जीत हासिल करना चाहते थे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वे कितने मूर्ख थे। हमें इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। हमें अकादमी को भी इसकी रिपोर्ट देनी होगी। हम फिर मिलेंगे। प्रशिक्षक खड़े हो गए। जब वे जाने वाले थे इवा बोला, एल्डर्स मिन्स्क, ब्रूक्स, ड्रेक और क्रैकन। प्रशिक्षकों ने रुककर इवा की ओर देखा। वे चारों ज़ीउस अकादमी के बड़े लोग हैं और काफी वरिष्ठ हैं। मेरे पास भी उनके बारे में गंदगी है। उनसे ये कहने की कोशिश करो और वे तुम्हें इस बारे में निष्कर्ष निकालने में मदद कर सकते हैं। प्रशिक्षकों के चेहरे पीले पड़ गए। यह उनकी सोच से भी बदतर है। इवा द्वारा उन्हें इस तरह की धमकी देना एक बात है, लेकिन बड़ों के लिए, अगर बड़ों को पता चल गया तो वे प्रशिक्षकों को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए इवा की शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। इवा अपने निर्दयी स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसलिए जब उन्होंने सुना कि उसने टूर्नामेंट में एल्डर को नहीं मारा और केवल एक हाथ लिया तो उन्होंने सोचा कि वह ज़ीउस अकादमी के सामने थोड़ा नरम पड़ गया है। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह एल्डर की जान ले लेता तो ज़ीउस अकादमी सीधे युद्ध में उतर जाती। वे कोई चर्चा नहीं करते, केवल टकराव होता। भले ही इवन ने उस समय ये गंदगी जारी की हो, लेकिन इसका ज़ीउस अकादमी के प्रशिक्षकों द्वारा इन गलतियों को सीधे स्वीकार करने जैसा प्रभाव नहीं होगा। ये तरीका अधिक अपमानजनक है। वे दांत पीसते हुए ज़ीउस अकादमी चले गए। उसी दिन उन्होंने एक बार फिर बैठक की और इस बार उनके साथ इवा द्वारा बताए गए 4 एल्डर और अकादमी के डीन भी थे। डीन ने प्रशिक्षकों और एल्डर्स की ओर देखते हुए आह भरी। तुमने ये सब किया और अकादमी के नाम का इस्तेमाल करके इसे छुपा दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम लोगों की वजह से अकादमी का नाम खराब हुआ तो मैं क्या करूंगा। मेरे लिए अकादमी महत्वपूर्ण है, भले ही मुझे इसके सड़े हुए हिस्से को अपने हाथों से तराशना पड़े। मैं आपको कोई सुझाव नहीं देने जा रहा हूँ, नहीं मैं इसमें शामिल होने जा रहा हूँ। आपको इस गड़बड़ी को खुद ही सुलझाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर कोई छुपे हुए तरीके से नहीं। इसे सीधा रखें और इसे सुलझाएं। यदि आप एक बार फिर पकड़े गए तो मैं आपके साथ अकादमी को भी नीचे नहीं घसीटूंगा। मुझे पहले से ही अन्य समस्याओं के कारण काफी सिरदर्द हो रहा है। डीन ने आह भरते हुए कहा। नोबल लीग की भागीदारी से स्टोन का मुद्दा हाथ से बाहर होता जा रहा है। पॉकेट आयाम अभी तक खुले नहीं है और इंटर अकेडमी टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ रही है। अभी सब कुछ थोड़ा गड़बड़ है। इन सब के अलावा मिशन भी हैं। बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की। बाजार में मुद्रा में गिरावट शुरू हो गई। वह स्थान जहां अधिकांश सिक्के जा रहे हैं हब है। वह स्थान क्योंकि ओलंपियन क्षेत्र में लगभग सभी के लिए प्राथमिक स्रोत व्यय है। और उसने देखा कि एक बार सिक्के हब में चले गए तो वे बाहर नहीं आ रहे हैं। उसने कभी जोकर को कुछ खरीदने के लिए बाहर आते नहीं देखा। ये कहना सुरक्षित है कि सिक्के एक बार हब में चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने देखा कि नोबल लीग हब के साथ हुए सौदे के कारण सिक्के जमा कर रही है, लेकिन शीर्ष 10 रैंक वाले भी यही कर रहे हैं और वह भी अधिक तेजी से। कई छात्र अपनी बचत का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हब उनके लिए लगभग दैनिक आवश्यकता बन गया है। सिक्कों की अपनी अपरिहार्य कमी पर उनका ध्यान न जाने का एकमात्र कारण यह है कि उन्हें हब में सिर्फ एक दिन में बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। वह जानता था कि यदि मिशन कम हो गए तो चीजें कठिन हो जाएंगी। लोग अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और एक बार जब वे हताश हो जाएंगे तो केवल भगवान ही जानता है कि वे किस स्तर तक गिर जाएंगे। यदि इतना ही काफी नहीं था तो कोई व्यक्ति किसी समाचार के साथ कार्यालय में उनका इंतजार कर रहा था और यह बुरी खबर थी। व्हाइट और विद्युत उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग क्या चाहते हो? हमें आपकी एक मदद चाहिए सर। ये हब से संबंधित है। विद्युत ने पहले पूछा। हब? डीन को बुरा लग रहा था। जी सर, हम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सिफारिश चाहते हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम? डीन ने भौहें सिकोड़ी। जी श्रीमान, आपको उस कार्यक्रम की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ज़ीउस अकादमी की शिक्षाएं आपके लिए अपर्याप्त हैं? वह वास्तव में दुखी है।
हालांकि यहाँ प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन जगह है, फिर भी उसका मानना है कि अकादमियां अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां सच्ची शिक्षा मिलती है। वह पहले से ही नोबल लीग द्वारा इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को बनाने के कदम से थोड़ा नाराज है। अब सबसे अच्छे छात्र भी इसकी मांग कर रहे हैं। नहीं सर, हम यह नहीं मानते कि अकादमी की शिक्षाएं अपर्याप्त हैं। हालांकि अकादमी की शिक्षाएं सैद्धांतिक पहलुओं और साधना स्तर और युद्ध शक्ति में वृद्धि पर अधिक केंद्रित हैं। दूसरी ओर हब की शिक्षाएं युद्ध संबंधी बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित है। हमारा मानना है कि फ्रेशमैन टूर्नामेंट में हमारी अधिकांश हार इसी वजह से हुई है। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि सैम के खिलाफ मेरी हार भी इसी वजह से हुई। मैं प्रतिदिन हब में भाग ले रहा हूँ और मैं इस क्षेत्र में खुद में सुधार देख सकता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस बार इसका उत्तर व्हाइट ने दिया। डीन ने आह भरते हुए कहा, यह सचमुच सच है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तुम केवल उससे पूछ सकते हो। विद्युत ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। सर, नोबल लीग अकादमी में प्रशिक्षक से अनुमति प्राप्त करके विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश कैसे कर सकती है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते? घोषणा के अनुसार प्रशिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसने उन्हें नामांकित किया था, लेकिन जब हमने प्रशिक्षक से पूछा तो हमें बताया गया कि हम प्रवेश नहीं कर सकते और वह हमारी अनुशंसा नहीं करना चाहते। क्या अकादमी हमारे खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है? विद्युत के सवाल ने उसे चौंका दिया और डीन ने उसे घूरकर देखा। विद्युत के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अगर उसे सही जवाब नहीं मिला तो वह हंगामा मचा देगा। विद्युत, प्रशिक्षक ने उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वीकार करवाने के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ का इस्तेमाल किया होगा। नोबल लीग के अकादमिक क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसके कारण उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ का इस्तेमाल करना पड़ा। विद्युत ने आह भरी और खड़ा हो गया। डीन, अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते तो कृपया हमें सीधे बताएं। हब जैसा संगठन, जोकर जैसा व्यक्ति, वह एक प्रशिक्षक के व्यक्तिगत उपकार से इतना प्रभावित हुआ। यह तो बहुत दूर की बात है कि उसने यहाँ एक प्रशिक्षक को सम्मान दिया। वह आप में से सबसे अच्छा भी नहीं है, लेकिन इस पक्षपातपूर्ण स्थिति को स्वीकार करना सचमुच कठिन है। डीन का चेहरा बैंगनी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक गुस्से पर कैसे प्रतिक्रिया दे। अगर यह गुस्सा प्रशिक्षकों की तरफ से होता तो वह उन्हें सिर्फ इस तरह से बात करने के लिए पीड़ा में रोने पर मजबूर कर देता। लेकिन छात्रों के लिए, दूसरे लोग चाहे जो भी सोचें, वह सचमुच छात्रों की परवाह करता था और ये देखकर कि सर्वश्रेष्ठ छात्र भी गुस्सा करने वाले हैं, वह समझ नहीं पाया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। विद्युत, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इस मामले में हब के मालिक से कभी बातचीत नहीं की। मैं पूरी प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं था। सर, बहुत से लोग इस विशेष कार्यक्रम के लिए हब में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, छात्र और नागरिक दोनों। हालांकि केवल नोबल लीग से जुड़े लोग ही इसमें प्रवेश कर पा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे केवल प्रशिक्षक की सिफारिश के कारण ही इसमें शामिल हो पाए हैं। ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो आप कर सकें, व्हाइट ने उत्तर दिया और डीन ने आह भरी। मुझे इस पर गौर करना है। क्रिस्टोस को इस बात की खुशी है कि वह तैयार है। वह ब्रोंटे को अपने साथ लेकर आए और बाकी टीम भी होनहार हैं, इसलिए उनका मानना था कि उनके पास अभी भी मौका है। मुकाबला तुरंत तय हो गया और ओलंपियनों ने टीम मुकाबला चुना। वे सभी एक साथ लड़ सकते हैं और जिस टीम के पास आखिरी एक बचा रहता है वह जीत जाती है। जब सभी उम्मीदवार मंच पर आ गए तो रेफरी ने मुकाबला शुरू करने का संकेत दिया। क्रिस्टोस और बाकी लोग इस लड़ाई का आनंद लेना चाह रहे थे। हालांकि शुरू करना जैसे ही घोषणा की गई, स्वूश बूम क्रैश, अगले ही पल तीनों ने अपनी चाल चली। ब्रोंटे और स्टोन को छोड़कर बाकी सभी लोग मंच पर चले गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी चमक पैदा कर दी। जब दृश्य आखिरकार दिखाई देता है तो वे तीनों ओलंपियन पक्ष के 3 उम्मीदवारों पर अपने पैरों के साथ खड़े होते हैं। ब्रोंटे दंग रह गया। उन्हें दूसरे पक्ष से इतने बड़े प्रभुत्व की उम्मीद नहीं थी। स्टोन धीरे धीरे ब्रोंटे की ओर बढ़ा और बहुत धीमी आवाज में बोला, क्या तुम अब भी ब्रोंटे पर जाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? ब्रोंटे थोड़ा घबराया हुआ है। चारों ने उसे घेर लिया है, चारों ही मजबूत हैं। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे उस मंच से दूर जाने के लिए कह रही है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और उत्तेजना की भावना भी है। एक जिज्ञासा जो उससे पूछ रही है कि क्या वह इस मंच से बाहर निकल सकता है। हालांकि जो व्यक्ति उसे संभाल रहा है या उसका प्रबंधन कर रहा है वह उतनी उत्सुकता वाला व्यक्ति नहीं है। क्रिस्टोस ने तुरंत वापसी का आह्वान किया। ये बहुत ही हास्यास्पद है। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए मुड़ा और चला गया। स्टोन और बाकी 3 लोग स्पष्ट रूप से निराश थे। उन्हें इतनी आसान स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वे वास्तव में उस दिन ब्रोंटे को नष्ट करना चाहते थे, यहाँ तक कि सैम ने भी हरी झंडी दे दी थी। इससे पूरी नोबल लीग में आग लग जाती। हालांकि क्रिस्टोस इसके लिए बहुत ज्यादा काया है। उन्हें वापस जाकर सैम को रिपोर्ट करनी थी। सैम को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हमें उन पर थोड़ा और दबाव बनाने की जरूरत है। आशा करते हैं कि इवा के पक्ष में चीजें ठीक चल रही होंगी। कुछ दिन बीत गए। स्टोन ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन ओलंपियन पक्ष की प्रतिक्रिया फिर से धीमी हो गई। उस दिन ज़ियोस अकादमी ने आखिरकार थोर अकादमी से इवा से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। वे ज़ियोस अकादमी के प्रति उसके भयानक अनादर के लिए उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे। जब प्रतिनिधिमंडल बैठक स्थल पर पहुंचा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कोई कीड़ा खा लिया हो। हम वास्तव में यहीं मिल रहे हैं, 2 क्षेत्रों के बीच एक लगभग कूटनीतिक मुद्दे पर बैठक के लिए। क्या वह वास्तव में गंभीर है? प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रशिक्षकों में से एक ने पूछा। बाकी सभी ने कंधे उचकाए और आहें भरी जब वे सबसे सस्ते और सबसे गंदे बार में से एक में चले गए जो उन्होंने कभी देखा था। जब वे अंदर गए तो उनकी नजर में एक भी व्यक्ति अकादमी से संबंधित नहीं था। वे सभी बूढ़े, कमजोर और थके हुए हैं। वे लोग हैं जो आकांक्षाओं के साथ अकादमी में आए थे, लेकिन दबाव और प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाए और अंततः हार मान ली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकादमियों में अन्य लोगों के लिए भाड़े के सैनिकों या सहायकों के रूप में काम किया होगा। वे छोटे मोटे काम और मिशन करते हैं और जल्द ही वे उन नौकरियों के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते।
कम से कम यही पहली छाप थी जो उन्होंने इन उच्च और शक्तिशाली प्रशिक्षकों पर छोड़ी। इस गंदे बार के बीच में जो पूरी तरह से भरा हुआ है, एक बड़ी मेज है जहां केवल एक व्यक्ति बैठा है और एक सस्ती और हार्ड शराब का घूंट भर रहा है। कोई और नहीं बल्कि इवा ने नए आए समूह की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। समूह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा तथा वहां मौजूद किसी भी चीज या व्यक्ति को छूने से बचने की कोशिश की। आपको बहुत घिनौना व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। ये जगह किसी जानवर के झोंके से भी ज्यादा गंदी नहीं है। क्या ज़ीउस अकादमी के युद्ध से पीड़ित प्रशिक्षकों को ऐसी जगहों के प्रति थोड़ा ज्यादा सहनशील नहीं होना चाहिए? एक तरह से आप ही कारण है कि ऐसी जगहें बनाई गई हैं। प्रशिक्षकों ने इवा की ओर भौहें सिकोड़कर देखा। जाहिर है उन्हें उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका मानना था कि इवा बस उन्हें भड़काने और इसे लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रहा था। कम से कम उनकी राय तो उसके बारे में यही थी। मिस्टर इवा, आप अकादमिक क्षेत्र की सबसे बड़ी अकादमियों में से एक के सम्मानित पूर्व छात्र हैं, लेकिन फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान आपके व्यवहार से यह बात प्रतिबिंबित नहीं हुई। आपने अपनी मर्जी से काम किया और पूरी दुनिया के सामने ज़ीउस अकादमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। इसके लिए हम एक उचित स्पष्टीकरण की मांग करना चाहेंगे। आप किस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहेंगे? इवा ने मुस्कुराते हुए पूछा, इन आरोपों से इनकार नहीं करते हुए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आपने प्रशिक्षक के साथ क्या किया है और आपको अपने बुरे व्यवहार को भी स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षक का हाथ काटने के लिए आपने जो हमला किया वह बहुत खास था। हमें एक विशेष उपचार पद्धति की आवश्यकता थी जिसके लिए हमें अपनी सूची में मौजूद कुछ सबसे कीमती जड़ी बूटियों का उपयोग करना था। हम चाहते हैं कि आप इसकी भरपाई करें। अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम क्या करोगे? इवा ने एक बार फिर चेहरे पर वही शांत मुस्कान लाते हुए पूछा। हम आधिकारिक कार्रवाई करेंगे। भले ही एल्डर ने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करके कोई गलती की हो, लेकिन इसके लिए आपकी सजा बहुत ज्यादा थी। हमें यकीन है कि हम उचित सुनवाई के बाद आपको अकादमी से बाहर निकाल सकते हैं। ओह, बस इतना ही? आप इतना ही कर सकते हैं? इवा ने बेपरवाही से पूछा। प्रशिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इवा इस पर हंसा और बोला, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ खेलूंगा। आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं वह सब करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कृपया बताएं। प्रशिक्षकों को आशा की किरण दिखी। वे इवा से सामान्य तरीकों से निपटने से डरते हैं। सामान्य स्थिति में जब कोई इस तरह अकादमी का अपमान करता है तो प्रशिक्षक जाकर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। यह एक भव्य आयोजन स्थल पर होगा जहां बहुत सारे लोग इसे देखेंगे। हालांकि अब वे ऐसा नहीं करना चाहते। यह इवा के लिए उन्हें और अधिक शर्मिंदा करने का एक बेहतरीन मंच होगा। इसलिए उन्होंने वह तरीका अपनाने का फैसला किया जिसे वे आमतौर पर कायराना तरीका कहते हैं। अकादमी के नियमों के पीछे छिपना और दूसरे पक्ष को झुंझलाहट में डालने की कोशिश करना। अब जब इवा कुछ शर्तें बता रहा है तो इसका मतलब है कि वह इसे छोड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले कि मैं आपको वे शर्तें बताऊं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रशिक्षक बेली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेस्तरां के दाहिने कोने में कौन बैठा है? उन्होंने ज़ीउस अकादमी के एक प्रशिक्षक से पूछा। सभी प्रशिक्षक उलझन में कोने की मेज पर देखने के लिए मुड़े। यहां तक कि जब उन्होंने वहां बैठे लोगों को देखा तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ। हालांकि प्रशिक्षक बेली के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि मेज के बीच में बैठा व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये लगभग ऐसा व्यक्ति है जिसे वह इस जीवन में नहीं देखना चाहता था। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास केवल एक हाथ और एक आंख है। उसने इवा की ओर भय के भाव से देखा। वह मोनोर है। मुझे यकीन है कि आप उससे बहुत परिचित हैं, इसलिए इनकार करने की जहमत न उठाएं। वह उन लोगों में से एक था जिन्हें आपने ज़ीउस अकादमी में छात्र रहते हुए अपने अधीनस्थ के रूप में भर्ती किया था। वह मिशनों में आपकी मदद करता था, विशेष रूप से अन्वेषण और संसाधन जुटाने से संबंधित मिशनों में। क्या आपको याद है कि उसके साथ क्या हुआ था? कृपया इसे अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें। इवा ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। बेली ने कुछ नहीं कहा। वह घबरा गया था और उसके बाकी साथी भी उलझन में थे। जब बेली ने कुछ नहीं कहा तो इवा ने बोलना जारी रखा। वह वही है जिसे आपने अपने सहपाठी की हत्या के लिए फंसाया था और इस प्रक्रिया में उसने अपना हाथ और आंख खो दी थी। उसे अकादमिक क्षेत्र की न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से संसाधित किया गया था और चूंकि उसके पास समर्थन या संसाधन नहीं थे, इसलिए उसे अकादमिक क्षेत्र के नियमों के अधीन किया गया था। वह 2 दशक से भी ज्यादा समय तक पश्चाताप की जेल में बंद रहा और अपनी आत्मा को घायल करके बाहर आया। वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। ये सब तुम्हारे अपराधों के कारण है। अब तुम्हें बस वही करना है जो मैंने तुमसे करने को कहा था। कबूल करो, माफी मांगो और मुआवजा दो। प्रशिक्षक बेली के चेहरे को देखकर ही उन्हें समझ आ गया कि उसने वास्तव में ऐसा किया है। बाकी प्रशिक्षक अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इवा इससे क्या हासिल करना चाहता है। वे बस अपना काम पूरा करना चाहते हैं और अगर इसकी कीमत सिर्फ एक प्रशिक्षक है तो शायद। उनके विचार समाप्त होने से पहले ही इवा ने अपनी बात जारी रखी। इसे नीचे धकेलने में जल्दबाजी मत करो प्रशिक्षकों। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इवा की बातें सुनकर अचानक उनकी रीढ़ में हल्की ठंडक महसूस हुई। आपको बार में सभी टेबलों पर बारीकी से नजर डालनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई परिचित व्यक्ति मिल जाए। अगले 10 मिनट तक इवा अलग अलग टेबलों की ओर इशारा करता रहा और उसने अलग अलग प्रशिक्षकों से बेली जैसा ही काम करने को कहा। स्वीकार करें, क्षमा मांगे और क्षतिपूर्ति करें। प्रशिक्षकों के पसीने छूटने लगे। मिस्टर इवा, ये बहुत ज्यादा है। आप इस स्थिति में असंबंधित मामले ला रहे हैं। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हम न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे और इन लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ उसका फ्रेशमैन प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में ये केवल ये दिखाएगा कि आपने ज़ीउस अकादमी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। ऐसी भयावह शर्तों की मांग करने से पहले सोचें। उनमें से एक ने इतना आत्मविश्वास हासिल कर लिया कि वह जवाब दे सका। हालांकि इवा सिर्फ मुस्कुराया।
आगे बढ़ो, अगर तुम मना करोगे तो मैं भी न्यायिक प्रक्रिया अपनाऊंगा। मैं इन सभी लोगों और अन्य लोगों की ओर से मामले दर्ज करूंगा। ध्यान रहे कि मेरे पास इन लोगों से कहीं ज्यादा जानकारी है। आपकी अकादमी के प्रशिक्षक और वरिष्ठ छात्र लंबे समय से इन लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप उन्हें ये कहकर पुरस्कारों का लालच देते हैं कि आप उनका पालन पोषण करेंगे और ज़ीउस अकादमी की ओर से विशेष लाभ भी देंगे। लेकिन आप उन सब का उपयोग कर लेते हैं और उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर वे कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाते। वे इस हालत में अपने घर वापस नहीं जा सकते और वे सुधर भी नहीं सकते। अपने गधे को बचाने के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया और उनकी जिंदगी छीन ली। मैंने इस मामले में सभी जरूरी सबूत पहले ही जुटा लिए हैं। अगर आप मेरी शर्तों से सहमत नहीं हैं और न्यायिक मुकदमा दायर करते हैं तो मैं भी मुकदमा दायर करूंगा। आपके पास मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही एक निरीक्षक के तौर पर अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात कर रहा था। लेकिन आप इन लोगों के साथ ऐसा करने का आपके पास कोई औचित्य नहीं है ना? प्रशिक्षक चुप हो गए। उन्हें इवा से इस तरह के कदम की उम्मीद नहीं थी। ज्यादातर लोगों के लिए इवा एक खून का प्यासा जानवर है जो अपनी समस्याओं से निपटने के लिए हत्या करता है। वे एक अनोखी स्थिति में हैं जहां इवा उन्हें आसानी से नहीं मार सकता, भले ही वे उसके कुछ बटन दबाएं। वे अपने दिमाग से उसके खिलाफ जीत हासिल करना चाहते थे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वे कितने मूर्ख थे। हमें इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। हमें अकादमी को भी इसकी रिपोर्ट देनी होगी। हम फिर मिलेंगे। प्रशिक्षक खड़े हो गए। जब वे जाने वाले थे, इवा बोला, एल्डर्स मिन्स्क, ब्रूक्स, ड्रेक और क्रैकन। प्रशिक्षकों ने रुककर इवा की ओर देखा। वे चारों ज़ीउस अकादमी के बड़े लोग हैं और काफी वरिष्ठ हैं। मेरे पास भी उनके बारे में गंदगी है। उनसे ये कहने की कोशिश करो और वे तुम्हें इस बारे में निष्कर्ष निकालने में मदद कर सकते हैं। प्रशिक्षकों के चेहरे पीले पड़ गए। यह उनकी सोच से भी बदतर है। इवा द्वारा उन्हें इस तरह की धमकी देना एक बात है, लेकिन बड़ों के लिए, अगर बड़ों को पता चल गया तो वे प्रशिक्षकों को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए इवा की शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। इवा अपने निर्दयी स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसलिए जब उन्होंने सुना कि उसने टूर्नामेंट में एल्डर को नहीं मारा और केवल एक हाथ लिया, तो उन्होंने सोचा कि वह ज़ीउस अकादमी के सामने थोड़ा नर्म पड़ गया है। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह एल्डर की जान ले लेता तो ज़ीउस अकादमी सीधे युद्ध में उतर जाती। वे कोई चर्चा नहीं करते, केवल टकराव होता। भले ही इवन ने उस समय ये गंदगी जारी की हो, लेकिन इसका ज़ीउस अकादमी के प्रशिक्षकों द्वारा इन गलतियों को सीधे स्वीकार करने जैसा प्रभाव नहीं होगा। ये तरीका अधिक अपमानजनक है। वे दांत पीसते हुए ज़ीउस अकादमी चले गए। उसी दिन उन्होंने एक बार फिर बैठक की और इस बार उनके साथ इवा द्वारा बताए गए 4 एल्डर और अकादमी के डीन भी थे। डीन ने प्रशिक्षकों और एल्डर्स की ओर देखते हुए आह भरी। तुमने ये सब किया और अकादमी के नाम का इस्तेमाल करके इसे छुपा दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम लोगों की वजह से अकादमी का नाम खराब हुआ तो मैं क्या करूंगा। मेरे लिए अकादमी महत्वपूर्ण है, भले ही मुझे इसके सड़े हुए हिस्से को अपने हाथों से तराशना पड़े। मैं आपको कोई सुझाव नहीं देने जा रहा हूँ, नहीं मैं इसमें शामिल होने जा रहा हूँ। आपको इस गड़बड़ी को खुद ही सुलझाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर कोई छुपे हुए तरीके से नहीं। इसे सीधा रखें और इसे सुलझाएं। यदि आप एक बार फिर पकड़े गए तो मैं आपके साथ अकादमी को भी नीचे नहीं घसीटूंगा। मुझे पहले से ही अन्य समस्याओं के कारण काफी सिरदर्द हो रहा है। डीन ने आह भरते हुए कहा। नोबल लीग की भागीदारी से स्टोन का मुद्दा हाथ से बाहर होता जा रहा है। पॉकेट आयाम अभी तक खुले नहीं है और इंटर अकेडमी टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ रही है। अभी सब कुछ थोड़ा गड़बड़ है। इन सब के अलावा मिशन भी हैं। बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की। बाजार में मुद्रा में गिरावट शुरू हो गई। वह स्थान जहां अधिकांश सिक्के जा रहे हैं हब है। वह स्थान क्योंकि ओलंपियन क्षेत्र में लगभग सभी के लिए प्राथमिक स्रोत व्यय है। और उसने देखा कि एक बार सिक्के हब में चले गए तो वे बाहर नहीं आ रहे हैं। उसने कभी जोकर को कुछ खरीदने के लिए बाहर आते नहीं देखा। ये कहना सुरक्षित है कि सिक्के एक बार हब में चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने देखा कि नोबल लीग हब के साथ हुए सौदे के कारण सिक्के जमा कर रही है, लेकिन शीर्ष 10 रैंक वाले भी यही कर रहे हैं और वह भी अधिक तेजी से। कई छात्र अपनी बचत का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हब उनके लिए लगभग दैनिक आवश्यकता बन गया है। सिक्कों की अपनी अपरिहार्य कमी पर उनका ध्यान न जाने का एकमात्र कारण यह है कि उन्हें हब में सिर्फ एक दिन में बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। वह जानता था कि यदि मिशन कम हो गए तो चीजें कठिन हो जाएंगी। लोग अधिक सिक्के प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और एक बार जब वे हताश हो जाएंगे तो केवल भगवान ही जानता है कि वे किस स्तर तक गिर जाएंगे। यदि इतना ही काफी नहीं था तो कोई व्यक्ति किसी समाचार के साथ कार्यालय में उनका इंतजार कर रहा था और यह बुरी खबर थी। व्हाइट और विद्युत उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग क्या चाहते हो? हमें आपकी एक मदद चाहिए सर। ये हब से संबंधित है। विद्युत ने पहले पूछा। हब? डीन को बुरा लग रहा था। जी सर, हम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सिफारिश चाहते हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम? डीन ने भौहें सिकोड़ी। जी श्रीमान, आपको उस कार्यक्रम की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ज़ीउस अकादमी की शिक्षाएं आपके लिए अपर्याप्त हैं? वह वास्तव में दुखी है। हालांकि यह प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन जगह है, फिर भी उसका मानना है कि अकादमियां अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां सच्ची शिक्षा मिलती है। वह पहले से ही नोबल लीग द्वारा इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को बनाने के कदम से थोड़ा नाराज है। अब सबसे अच्छे छात्र भी इसकी मांग कर रहे हैं। नहीं सर, हम यह नहीं मानते कि अकादमी की शिक्षाएं अपर्याप्त हैं। हालांकि अकादमी की शिक्षाएं सैद्धांतिक पहलुओं और साधना स्तर और युद्ध शक्ति में वृद्धि पर अधिक केंद्रित हैं। दूसरी ओर हब की शिक्षाएं युद्ध संबंधी बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित हैं। हमारा मानना है कि फ्रेशमैन टूर्नामेंट में हमारी अधिकांश हार इसी वजह से हुई है। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि सैम के खिलाफ मेरी हार भी इसी वजह से हुई। मैं प्रतिदिन हब में भाग ले रहा हूँ और मैं इस क्षेत्र में खुद में सुधार देख सकता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस बार इसका उत्तर व्हाइट ने दिया।
डीन ने आह भरते हुए कहा, यह सचमुच सच है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तुम केवल उससे पूछ सकते हो। विद्युत ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। सर, नोबल लीग अकादमी में प्रशिक्षक से अनुमति प्राप्त करके विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश कैसे कर सकती है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते? घोषणा के अनुसार प्रशिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसने उन्हें नामांकित किया था, लेकिन जब हमने प्रशिक्षक से पूछा तो हमें बताया गया कि हम प्रवेश नहीं कर सकते और वह हमारी अनुशंसा नहीं करना चाहते। क्या अकादमी हमारे खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है? विद्युत के सवाल ने उसे चौंका दिया और डीन ने उसे घूरकर देखा। विद्युत के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अगर उसे सही जवाब नहीं मिला तो वह हंगामा मचा देगा। विद्युत प्रशिक्षक ने उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वीकार करवाने के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ का इस्तेमाल किया होगा। नोबल लीग के अकादमिक क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसके कारण उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ का इस्तेमाल करना पड़ा। विद्युत ने आह भरी और खड़ा हो गया। डीन, अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते तो कृपया हमें सीधे बताएं। हब जैसा संगठन, जोकर जैसा व्यक्ति, वह एक प्रशिक्षक के व्यक्तिगत उपकार से इतना प्रभावित हुआ। ये तो बहुत दूर की बात है कि उसने यहाँ एक प्रशिक्षक को सम्मान दिया। वह आप में से सबसे अच्छा भी नहीं है, लेकिन इस पक्षपातपूर्ण स्थिति को स्वीकार करना सचमुच कठिन है। डीन का चेहरा बैंगनी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक गुस्से पर कैसे प्रतिक्रिया दे। अगर यह गुस्सा प्रशिक्षकों की तरफ से होता तो वह उन्हें सिर्फ इस तरह से बात करने के लिए पीड़ा में रोने पर मजबूर कर देता। लेकिन छात्रों के लिए, दूसरे लोग चाहे जो भी सोचें, वह सचमुच छात्रों की परवाह करता था और ये देखकर कि सर्वश्रेष्ठ छात्र भी गुस्सा करने वाले हैं, वह समझ नहीं पाया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। विद्युत, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इस मामले में आपके मालिक से कभी बातचीत नहीं की। मैं पूरी प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं था। सर, बहुत से लोग इस विशेष कार्यक्रम के लिए हब में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, छात्र और नागरिक दोनों। हालांकि केवल नोबल लीग से जुड़े लोग ही इसमें प्रवेश कर पा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे केवल प्रशिक्षक की सिफारिश के कारण ही इसमें शामिल हो पाए हैं। ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो आप कर सके, व्हाइट ने उत्तर दिया और डीन ने आह भरी। मुझे इस पर गौर करना है। नमस्कार लॉर्ड थेरोन, पल ने धीमे स्वर में अभिवादन किया। वह अपने पिता से इसी तरह बात करती थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने कब उन्हें पिता कहकर संबोधित किया था और उसे पक्का यकीन है कि उसने कभी भी उन्हें डैड या डैडी जैसे प्यार भरे शब्दों से नहीं बुलाया था। तुम यहाँ क्यों हो? थेरोन बिना आंखें खोले बोला। मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ महाराज। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तब भी तुम अकादमी के छात्र हो। क्या तुम्हें अकादमी के छोटे मोटे मिशनों के लिए भी मेरी मदद की जरूरत है? नहीं महाराज, यह अकादमी के मिशनों के बारे में नहीं है, यह अकादमी के एक व्यक्ति के बारे में है। मैंने आपको पहले जो योजनाएं बताई थी उनमें एक के बाद एक बाधाएं आ रही हैं और सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जब तक इस व्यक्ति को खत्म नहीं कर दिया जाता मेरी योजनाओं को आगे बढ़ाना असंभव है। वह किस परिवार से है? क्या वह नोबल लीग से है? क्या आपको मेरी सिफारिश की जरूरत है? उनके स्वर में नाराजगी है और साथ ही मजाक का भाव भी है। नहीं महाराज, वह नोबल लीग से संबंधित नहीं है और वह किसी ओलंपियन अकादमी का हिस्सा नहीं है। वह जुआरी अकादमी से है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झरना बहना बंद हो गया, मानो समय रुक गया हो। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी असामान्य हैं। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन पिशाच की आंखों के विपरीत रंग का स्वर काले और लाल का मिश्रण है। ये लाल रंग से ज्यादा खतरनाक रंग है। ये लगभग वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के खून ने अंधेरे को लाल रंग में रंगने की कोशिश की हो, लेकिन उसे निगला जा रहा हो। यही एकमात्र संभव वर्णन है जो पल भी दे सकता है। वह 2 सेकंड के लिए भी आंख से आंख नहीं मिला सकी। तुम मुझे बता रही हो कि तुम थेरोन की बेटी गैम्बलर अकादमी में एक अकेले छात्र से परेशान हो गई हो और मेरी मदद की भीख मांगने आए हो। क्या तुम मेरी बेटी हो? उसकी आभा उस पर पड़ी और पल तुरंत जमीन पर गिर गई। वह अपना सिर भी जमीन से ऊपर उठा सकती थी। दबाव की वजह से उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और फिर उन्होंने ही इसे थोड़ा कम किया। महाराज, वो व्यक्ति असाधारण है। वह किसी भी अन्य छात्र से भिन्न है जिसने कभी अकादमी में कदम रखा हो। वह गैम्बलर अकादमी को विशेष प्रवेश दिलाने में सफल रहा। उसने थोर अकादमी और हेल अकादमी के 2 अकादमी टावरों पर विजय प्राप्त की। सिर्फ उच्च स्कोर ही नहीं, बल्कि वह 100 मंजिलों तक पहुंचा और उसे पार किया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। वह शुरू से ही ओलंपियन अकादमियों के साथ टकराव में रहा है और उसकी ताकत किसी भी ग्रेड 1 के छात्र से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि कक्षा 2 के कुछ प्रारंभिक छात्र भी उसके सामने असहाय महसूस करते हैं। उन्होंने फ्रेशमैन टूर्नामेंट जीता। सिर्फ एकल मुकाबला ही नहीं, उन्होंने अकेले ही अपनी टीम के लिए टीम मुकाबला भी जीता और उन 20 फ्रेशमैन को नष्ट कर दिया जिन्होंने उन्हें निशाना बनाया था। वे सभी अभिजात वर्ग के बीच अभिजात वर्ग हैं। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है और कोई नहीं जानता कि उसकी योजना क्या है। यहाँ तक कि चाचा भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते हैं। वह बिना 1 सेकंड के लिए रुके जितनी तेजी से बोल सकती थी उतनी तेजी से बोली। अधिकांश लोगों के विपरीत थेरोन की अकादमिक क्षेत्र के बारे में कोई राय नहीं थी। ये वास्तव में परिणाम देता है, लेकिन वहां के अधिकांश लोग देवताओं के अनुचर बन जाते हैं। उनके जैसे व्यक्ति के लिए जो भगवान बनना चाहता था वह जगह उपयुक्त नहीं लगी। उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया और अपना रास्ता तलाशने निकल पड़ा और उसके ज्यादातर साथी किसी भी पैमाने पर उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते। लेकिन फिर भी अकादमिक क्षेत्र के परिणाम किसी व्यक्ति की ताकत और क्षमता का बहुत अच्छा अनुमान देते हैं। इसलिए यदि उनकी बेटी ने जो कहा वह सच है तो वह व्यक्ति अपने साथियों के बीच सचमुच एक विशेष व्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे थेरोन है। अंततः उसकी रुचि जागृत हो गई। तो यह व्यक्ति शुरू से ही आपको निशाना बना रहा है? हाँ प्रभु, वह अकादमी में अपने पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ा है। उसने मेरे लोगों को उकसाया, हर कदम पर मुझे ताना मारा और यहाँ तक कि मेरी हर योजना को जानबूझकर बिगाड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे इसके लिए रखा है। अगर कोई वाकई इतना मजबूत और इतना सक्षम है तो वे आपको क्यों निशाना बनाना चाहेंगे?
आपने अकादमी के क्षेत्र में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं दिखाया है और मेरी बेटी और डीन की भतीजी होने के अलावा आपके पास खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। पल एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और धीमे स्वर में बोली, शायद यह इसी वजह से है माय लॉर्ड। हो सकता है कि वे मेरे माध्यम से आपको और अंकल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हों। ये वास्तव में कारण हो सकता है। मुझे इसके अलावा कोई और संभावित कारण नजर नहीं आता। या फिर आपको इतना खास होना चाहिए कि ऐसी संस्था द्वारा आपको मान्यता दी जाए, जो मेरे अनुभव से शायद ही कभी होता है। पल ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से और दर्द से जल रही थी। उसके अपने पिता का उसके प्रति तिरस्कार उसे एक ऐसी पीड़ा का अनुभव करा रहा है जो उसे किसी और से कभी नहीं मिल सकती। हालांकि उसके पिता द्वारा उत्पन्न भय इतना अधिक है कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। तो तुम्हें मेरी मदद किस लिए चाहिए? पल ने अपनी स्थिति और वह वास्तव में यहाँ क्यों आए हैं ये बताना जारी रखा। लगभग 15 मिनट के बाद उसने सिर हिलाया। ये वास्तव में एक बढ़िया योजना है, लेकिन सोचिए कि आप एक नए छात्र से निपटने के लिए ऐसी योजना का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वह इसके लायक है? मैं ऐसा मानता हूं महाराज। ये बेहतर होगा क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए मुझे खुद लोगों से बात करनी होगी और अगर आप असफल हो गए तो आपको ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप अब भी इसके साथ चलना चाहते हैं? जी महाराज, कम से कम तुम में हिम्मत तो है। आगे बोलने से पहले वह कुछ देर रुका। तुम्हारी बहन कैसी है? पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी ठंडी पकड़ में जकड़ गया हो। सर, वह छिपाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि वह अभी भी शरारत कर रही है। उससे कहो कि मैं जल्द ही अपना धैर्य खो दूंगा। मैंने उसे जो समय सीमा दी थी वह खत्म हो जाएगी, फिर भी अगर वह नहीं बदलती है तो उसे जिससे भी मैं कहूंगी उससे शादी करनी होगी। आप समझ गए महाराज? भाड़ में जाओ, थेरॉन ने आदेश दिया और एक प्रचंड तूफान ने उसे मारा। उसे पहाड़ों के बीच से बहाकर पर्वत श्रृंखला से नीचे फेंक दिया। उसने राहत की सांस ली और उसे थोड़ी कम सतर्कता भी महसूस हुई। अब उसे एहसास हुआ कि उस पर्वत श्रृंखला में उसकी ऊर्जा कितनी सीमित थी। उसने एक गहरी सांस ली और किसी से संपर्क किया। अपने पिता की संपत्ति से एक नौकर। इन लोगों से संपर्क करें। जितनी जल्दी हो सके उनके परिवार के मुखियाओं से मुलाकात की व्यवस्था करें। उन्हें बताएं कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद से उनसे मिल रहा हूं। समझ गया युवा मिस, नौकर ने निर्देश देते हुए आगे बढ़ गया। इस बीच वापस अकादमी क्षेत्र में सैम इस अजीब पिता और बेटी की जोड़ी के बीच हो रही बातचीत से बेखबर है। वह किसी और काम में व्यस्त है। वह नॉस क्षेत्र में पहुंचा और इवर से मिलने गया। उन्होंने दो बुजुर्गों की चर्चा की रिकॉर्डिंग दी। तो वे किसी व्यक्ति को एक विशेष स्थान पर भेज रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उस व्यक्ति का अनुसरण करें। मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह योजना वास्तव में काम करेगी। हालांकि मुझे घटना के बारे में पता है, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं है। बेशक सबसे अच्छा झूठ वह होता है जो सत्य के साथ मिला हुआ हो। यही बात झांसा देने के मामले में भी लागू होती है। फिर सैम ने एक क्रिस्टल टेबल निकाली और उसे दे दी। व्यक्ति आपका कलाई बैंड पहनेगा, इसलिए उसे ट्रैक करना आसान होगा। एक बार जब मैं पुष्टि कर लूंगा कि किसे भेजा जा रहा है तो मैं स्वचालित रूप से टैबलेट पर उनके हस्ताक्षर अपडेट कर दूंगा। जब तक आप एक निश्चित दायरे में हैं, आप उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। उनका पीछा करो और बाकी सबूत इकट्ठा करो और यह भी सुनिश्चित करो कि उन्हें पता चले कि तुम्हें सबूत मिल गए हैं। इससे उचित कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी क्षेत्रों का क्या? बाकी लोग थोड़े अधीर हो रहे हैं। इस बारे में चिंता मत करो। आपका निर्माण हर क्षेत्र में अच्छी तरह से चल रहा है। वे बस 1 या 2 सप्ताह में समाप्त हो सकते हैं। यदि पॉकेट आयाम खुलते हैं तो मुझे छद नरक आयाम के साथ अपना इनाम भुनाना होगा। एक बार जब ये हो जाता है तो हम अगली योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस योजना के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। शायद इन दिनों में से किसी एक दिन हम एक बैठक कर सकें। इस तरह वे अधिक आश्वस्त हो सकेंगे। कोई समस्या नहीं है, हम इसका प्रबंध कर सकते हैं। वैसे डोना नाम का एक लड़का जल्द ही यहाँ आने वाला है। उसे थोर अकादमी में भर्ती कराया जाएगा। मेरे लिए उस पर नजर रखना। ठीक है, तो वह भी तुम्हारे जैसा है। कुछ मैंने आपसे जो जानकारी मांगी थी उसके बारे में क्या कहना है? वह जो हेल के अनुयायियों से संबंधित है, वह तुम्हें 1-2 दिन में मिल जाएगा। इवा के साथ विवरण पर चर्चा करने के बाद सैम ओलंपियन क्षेत्र में वापस चला गया। एल्डर्स ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से काम किया। उन्होंने इस सूचना के स्रोत की जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भेजने का फैसला किया। वह व्यक्ति उस रात को निकल जाएगा और सौभाग्य से इवा दोपहर तक पहुंच जाएगा और सैम उस व्यक्ति के हस्ताक्षर को प्रोग्राम कर सकता है जिसका पीछा इवा को करना है। जब वह इसका इंतजार कर रहा था तो उसे एक नई घटना से आश्चर्य हुआ। उसे हब से एक सूचना मिली। ज़ियोस अकादमी के डीन ने जोकर से मिलने का अनुरोध किया। इसके साथ ही क्रिस्टोस की ओर से एक और सूचना आई। सैम ने अपने जोकर प्रक्षेपण को क्रिस्टोस से मिलवाया जो हब में इंतजार कर रहा था। क्या है क्रिस्टोस? सर, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे अकादमी के डीन आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वह आपसे मिलने के लिए कहें। ओह, उसने मुझसे पहले ही संपर्क किया है और मिलने के लिए कहा है। मैं आज शाम उससे मिलने के लिए पहले ही सहमत हो चुका हूँ। तुम्हें इसकी क्या परवाह है? आप पहले ही सहमत हो चुके हैं। क्रिस्टोस के स्वर में परेशानी का संकेत है। हाँ, क्यों? सर, डीन आपसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि वह आपसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में और अधिक लोगों को शामिल करने के बारे में पूछेंगे। सचमुच? वह ऐसा क्यों करेगा और तुम्हें कैसे पता? कुछ छात्र डीन के पास गए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिफारिश मांगी। उन्होंने उस प्रशिक्षक के साथ हमारी घोषणा पर विश्वास किया और उनका मानना था कि डीन की सिफारिश से उन्हें निश्चित रूप से कार्यक्रम में जगह मिल जाएगी। तो अब डीन आपसे प्रवेश के बारे में पूछने आ रहे हैं। ठीक है, ये तो ठीक है।
लेकिन मुझे अभी भी आपसे कोई जवाब नहीं मिला। यह आपको क्यों चिंतित करता है? क्रिस्टोस एक क्षण के लिए अवाक रह गया। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या आप और अधिक लोगों को प्रवेश देने जा रहे हैं, और यदि आप ऐसी योजना बना रहे हैं तो प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आपको कुछ सुझाव देना चाहता था। क्रिस्टोस ने अपने मन में शब्दों को जल्दी से खोजने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा न लगे कि वह चाहते हैं कि जोकर कोई भी प्रवेश न ले। हालांकि वह यही कहना चाहता था। आपके साथ नोबल लीग के हास्यास्पद अनुबंध का पूरा उद्देश्य उन्हें अपने साथियों के बीच बढ़त हासिल करना है। वे बाकी क्षेत्र से आगे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन अगर जोकर ज्यादा छात्रों को ले लेता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टोस, ये याद रखो, प्रवेश, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ या मुझसे संबंधित कोई भी अन्य मामला तुम्हारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें इन चीजों पर चर्चा करने का भी कोई अधिकार नहीं है, सुझाव देना तो दूर की बात है। इसलिए ऐसा कभी मत प्रयास करें। और यह याद रखना आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे अपने दायरे में चल रहे किसी गुट के बकवास के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। अब और मैं अब और हमेशा इससे दूर रहेंगे। इसलिए इस विषय को फिर से न उठाएं या मुझे अनुबंध को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जोकर का प्रक्षेपण पूरी तरह से गायब हो गया। सैम क्रिस्टोस के इस जवाब से संतुष्ट है। क्रिस्टोस द्वारा दिखाए गए घबराहट के स्तर से पता चलता है कि उसने हब पर कितना बड़ा दांव लगाया था। उस दोपहर इवा योजना के अनुसार आया। सैम ने लक्ष्य को प्रोग्राम किया। इवा उनके जाने के लिए उस क्षेत्र में प्रतीक्षा कर रहा था। शाम को हब के अंदर ज़्यूस अकादमी के डीन आ गए। जोकर का प्रक्षेपण कुर्सी पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, डीन। मुझे आपसे अचानक मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? खैर, यह एक जरूरी मामला है। कृपया मुझे बताइए, मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करूंगा। डीन ने हंसकर जवाब दिया। कृपया मुझसे ऐसे वादे मत करो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। कृपया, डीन, पूछो। डीन ने गोलमोल बातें करना बंद किया और बोला, मैं आपसे आपके द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों के क्या मापदंड हैं? वास्तव में कुछ खास नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमारी अकादमी के कुछ छात्र इस विशेष कार्यक्रम में प्रवेश के लिए बहुत इच्छुक हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ और प्रवेश खोलने का अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा अनुरोध क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैं प्रशिक्षण के लाभों को देख रहा हूँ और अभी इसे एक विशेष समूह के लोगों द्वारा ही अपनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि मुझे आपको ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने कार्यक्रम में किसे शामिल करें, लेकिन अभी तो आप जाने अनजाने में पूरे क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे राज्य के शक्ति संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। कुछ छात्र पिछड़ रहे हैं जबकि कुछ इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। जोकर रुका और बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आपका क्या मतलब है। अगर मैं और अधिक छात्रों को लेना भी चाहूँ तो भी इसकी कीमत इतनी नहीं है कि लोग आसानी से वहन कर सकें। यहाँ तक कि क्रिस्टोस और उसके दोस्त भी बहुत अधिक कीमत चुका रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस समय जो पक्षपातपूर्ण स्थिति है उसके कारण छात्रों के बीच बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो सकता है? मुझे नहीं पता कि यह प्रतिद्वंद्विता किस हद तक जाएगी। अगर आप प्रवेश खोल सकते हैं तो आप छात्रों के लिए मानदंड तय कर सकते हैं। अगर वे इसमें पास हो जाते हैं तो आप उन्हें उसी कीमत पर प्रवेश दे सकते हैं जो क्रिस्टोस और बाकी छात्र दे रहे हैं। अगर वे आपके बताए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरते तो वे सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। कम से कम इस तरह से उन्हें कोशिश करने का मौका तो मिलेगा। जोकर ने कुछ क्षण सोचा और उसके मुंह से एक आह निकल गई। मैंने क्रिस्टोस और उसके दोस्तों को, या जिन्हें लोग नोबल लीग कहते थे, अपने साथ इसलिए लिया क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे पूछा था। मेरा एकमात्र लक्ष्य यहाँ के लोगों की मदद करना है। मेरे पास कोई और कारण नहीं था। और चूंकि मैं पहले ही विशेष प्रशिक्षण के इस मार्ग पर कदम रख चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे और छात्रों को इसे लेने से क्यों रोकना चाहिए। यहाँ वास्तव में किसी मानदंड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, जैसे नोबल लीग के बच्चों ने किया था। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। डीन इस प्रतिक्रिया से बहुत खुश है। उसे लगा कि जोकर को इस बात के लिए राजी करने के लिए उसे बहुत मनाने की जरूरत पड़ेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतना आसान होगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझे उस अनुबंध की एक प्रति मिल सकती है? मैं इसे अकादमी में रख दूंगा और छात्रों को अपना निर्णय लेने दूंगा। कोई बात नहीं। एक विचार के साथ एक स्क्रॉल उड़कर डीन के सामने आ गया। उसने उसे अपने स्टोरेज में रख दिया, एक बार फिर जोकर को धन्यवाद दिया और चला गया। अगले दिन ज़्यूस अकादमी में एक घोषणा की गई। ज़्यूस अकादमी के छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम खोला गया है और उन्हें बस हब द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। ये सभी ग्रेड के छात्रों के लिए खुला है, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक। छात्रों ने जाकर ज़्यूस अकादमी के नोटिस बोर्ड पर लगे स्क्रॉल पर अनुबंध की शर्तें देखी। छात्रों की प्रतिक्रिया को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सिक्कों का भुगतान एक बात है, लेकिन अगर वे सिक्के नहीं दे पाते हैं तो उनके सामने आने वाली अन्य शर्तें उन्हें इस विकल्प पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। हालांकि हमेशा कुछ ऐसे आवेगी लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ कर बैठते हैं। घोषणा के 1 घंटे के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बहुत से लोग हब की ओर दौड़े चले आए। एक बार जब ये लोग आए तो ज्यादातर लोग भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे पीछे चले आए। सैम ने दोपहर तक ज़्यूस अकादमी के लगभग हर नए छात्र की उपस्थिति हासिल कर ली। ग्रेड 2 के बहुत से छात्रों ने भी ऐसा ही किया। ग्रेड 3 में अच्छी उपस्थिति है, लेकिन ग्रेड 4 में बहुत कम और बहुत दूर दूर तक है। नोबल लीग के लोगों के अलावा बाकी लोग अभी भी विचार कर रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उन्हें भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा सिक्के देने पड़ते हैं। हालांकि सैम को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से नहीं हुई। इस अचानक अवसर के प्रति अकादमी के अन्य छात्रों की प्रतिक्रिया ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। गैम्बलर अकादमी सहित अन्य अकादमियों के छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन वे सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी और सैम ने जानबूझकर हमें इसके बारे में पूछताछ करना उनके लिए मुश्किल बना दिया। अब जब उन्होंने देखा कि ज़्यूस अकादमी के छात्र किसी तरह अंदर आने का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए हैं, तो वे अपने अपने डीन के पास भागे। बेशक लोगों के इन झुंडों का नेतृत्व सैम के दोस्तों ने ही किया था। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत ने ज़्यूस अकादमी के डीन से पूछा था, उसके बाकी दोस्तों ने भी अपनी अपनी अकादमियों के डीन से पूछा। उस रात वे ज़्यूस अकादमी के डीन से मिलने गए और उनसे हब के साथ सौदा करने का रहस्य बताने की मांग की। डीन ने निश्चित रूप से एक उत्तर तैयार रखा था, उससे अच्छे से पूछो। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अगली सुबह जोकर को ओलंपियन क्षेत्र के प्रत्येक सौदे में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। डीन वॉटन भी वहां पहुंच गए, जिससे सैम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सैम को उम्मीद थी कि वे अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे क्योंकि उनका व्यक्तित्व बाकी लोगों से अलग है। ओए, तुमने केवल उस आदमी को ही स्क्रॉल क्यों दिया? मुझे भी एक दे दो। डीन वॉटन भीड़ से आगे बढ़े। जितना संभव हो सका जोकर के प्रोजेक्शन के करीब आए और मांग की। बस इसी तरह सैम का संदेह गायब हो गया। जोकर ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अचानक से स्क्रॉल का एक गुच्छा डीन के हाथों में आ गया। डीन वॉटन ने उसे देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। धन्यवाद, मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। कृपया इसका उल्लेख करें। डीन वॉटन बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि बाकी डीन उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उन पर नजर डाली और बिना कुछ कहे जोकर की तरफ मुड़ गया। अगर हम अभी बात करेंगे तो ये कमीने हमारी बातें सुन लेंगे। मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगी। बेहतर होगा कि तुम अपना कुछ समय मेरे लिए खाली रखो। बिल्कुल सर, जब भी आप चाहें। बाकी डीन वॉटन को अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि भले ही उसने फुसफुसाते हुए कहा था, लेकिन उसने वास्तव में धीमी आवाज में नहीं कहा था। ये वहां मौजूद सभी लोगों के लिए जोर से और स्पष्ट रूप से कहा गया था। डीन वॉटन ने उन पर मुंह बनाया और समूह से बाहर चले गए। जोकर समूह के बाकी लोगों की ओर मुड़ा और उन्हें संबोधित किया। कुछ चर्चा के बाद सब कुछ ठीक हो गया। कुछ सवालों को छोड़कर ज्यादातर समय सभी चुप रहे और वापस चले गए। छात्रों की भीड़ से बचने के लिए सैम ने विभिन्न अकादमियों के छात्रों के प्रवेश के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए। अगले 10 दिन या उससे ज्यादा समय तक सब कुछ बहुत व्यस्त रहेगा। अगले दिन जोकर ने एक और घोषणा की। चूंकि विभिन्न अकादमियों के सभी छात्र प्रवेश के लिए पात्र हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अकादमिक क्षेत्र के नियमित लोगों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। कृपया शामिल हो। जब तक आप अनुबंध की शर्तों को पूरा कर सकते हैं, तब तक आप इसमें शामिल हैं। हर कोई इसके लिए जयकार कर रहा है। बेशक उनमें से एक समूह ऐसा भी है जिसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जलते हुए कोयले निगल लिए हों। नोबल लीग। वे अपने अंदर जलन महसूस कर सकते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मंच को उन्होंने इतनी सावधानी से तैयार किया था, उसका लाभ अब बाकी सभी को मिल रहा है। उन्हें लगता था कि बाकी छात्रों पर उनका जो लाभ था वह अब खत्म हो चुका है। विशेषकर क्रिस्टोस बहुत गुस्से में है। जब उसने जोकर को नोबल लीग को इस विशेष प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया, तो उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे लगा कि वह महान है क्योंकि वह जोकर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा। उस बात को याद करके वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। और जब उसे वह भावुक भाषण याद आया जो उसने नोबल लीग को इन हास्यास्पद शर्तों पर सहमत कराने के लिए दिया था, तो उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। आकस्मिकता पर चर्चा करने के लिए तुरंत नोबल लीग की बैठक बुलाई गई। तो बेहतर होगा कि आप हमारी वर्तमान स्थिति के लिए कुछ समाधान निकालें। वर्तमान परिस्थितियों में हमें सिक्के कमाने में कुछ गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मिशन पर्याप्त नहीं होंगे, लोग एक दूसरे को फाड़ देंगे। आपकी उपस्थिति के कारण हमारे व्यवसाय की आय भी बहुत कम हो गई है। एक वरिष्ठ ने क्रिस्टोस से पूछा। भले ही वे तकनीकी रूप से यहाँ वरिष्ठ हैं, लेकिन उनकी लीग के नियम ये हैं कि ग्रेड 2 के छात्र भी जो दिव्य विमान दीक्षा के मध्य चरण में हैं, वे अकादमिक क्षेत्र के भीतर नोबल लीग का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार हैं। कक्षा 3 और कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पास करने के लिए बेहतर कार्य है। क्रिस्टोस का वंश भी उसके कई साथियों और वरिष्ठों की तुलना में बेहतर था, इसलिए उसे प्रभारी के रूप में चुना गया। उस समय उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अब वह इस सब के नकारात्मक पक्ष को देख रहा है। प्रभारी बनना आसान नहीं है, विशेषकर तब जब किसी संकट से निपटना हो। वह भरकर बोला, मैंने वास्तव में इस परिदृश्य के बारे में पहले भी सोचा था। मैंने इसके लिए पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह स्थिति आएगी इतनी जल्दी। तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें कुछ विवरणों को सुलझाना होगा। बोलते समय उन्होंने कुछ दस्तावेज सदस्यों की ओर बढ़ाए। सदस्यों ने उन पर सरसरी निगाह डाली और उन्हें थोड़ी राहत और उम्मीद भी महसूस हुई। योजना उनके सिक्कों की आय बढ़ाने की है। हालांकि अकादमिक क्षेत्र में सिक्के दुर्लभ होने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने का एक वैकल्पिक तरीका खोजने की आवश्यकता है। हालांकि एक चीज है जो उनके पास बहुतायत में है, भले ही उनके पास कोई सिक्का न हो। ये पैसा है। सिर्फ पैसे ही नहीं, उनके पास बहुत सारे संसाधन और क्षेत्र हैं जो उनके नियंत्रण में है, जिससे मुझे और पैसे मिलेंगे। आमतौर पर वे इसका उचित उपयोग नहीं कर पाते। एक निश्चित बिंदु के बाद पैसा बेमानी हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कितनी बढ़ जाती है, ये सब एक ही है। लेकिन अब वे इसका उचित उपयोग कर सकते हैं। बेशक वे इस असीमित धन स्रोत को सीधे सिक्कों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विनिमय केंद्र ऐसा करे। लीग में शामिल सभी लोगों के परिवार अब अलग अलग व्यवसायों के लोगों को काम पर रखना शुरू कर देंगे। ऐसे कई लोग हैं जो अकादमी के दायरे से बाहर बहुत उच्च स्तरीय शोध कर रहे हैं। उनके परिवार शोध को प्रायोजित करेंगे और बदले में वे परिवारों को अंतिम उत्पाद का खाका देंगे। ये परिवार इन ब्लूप्रिंट को अकादमिक क्षेत्र के छात्रों को भेजते हैं। ये लोग एक्सचेंज सेंटर में सिक्कों के बदले ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। मिशन दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज सेंटर असीमित सिक्के दे सकता है। जब तक ब्लूप्रिंट इसके लायक है, तब तक सिक्के आते रहेंगे।
सिर्फ संरचनाओं और शिलालेखों के ब्लूप्रिंट ही नहीं, वे खेती की बहुत सारी तकनीकें, युद्ध की तकनीकें, उपचार की तकनीकें और ऐसी कोई भी चीज जो उन्हें मिल जाए उसे भी ढेर कर सकते हैं, जिसके लिए काफी शोध की जरूरत होती है। उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की है और वे और भी ज्यादा करने की योजना बना रहे हैं, और इन विजयों में उन्होंने इनमें से कई चीजें हासिल की हैं। वे केवल इसकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित नहीं करने जा रहे हैं, इसके बजाय उनका मुख्य लक्ष्य मात्रा है। कम गुणवत्ता वाली खेती की तकनीक ढूंढना आसान है। उन्हें बस एक ग्रह के भीतर एक समृद्ध शहर चुनना है और यादृच्छिक रूप से कुछ हजार लोगों को चुनना है। और बहुत अधिक उच्च गुणवत्ता वाली खेती प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। वे केवल संख्याओं के साथ सिक्का लक्ष्य से निपट सकते हैं। वैसे भी इन सभी परिवारों की सूचियों में कई स्थान हैं जो जीतने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे इस अवसर का उपयोग थोड़ा और जोर देकर कर सकते हैं। एक और रणनीति भी है और वह पूरी तरह से नोबल लीग के उच्च स्तरीय पेशेवरों पर निर्भर है। उन्हें इन नई चीजों को बनाने के लिए हमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना है। किसी भी तरह के शोध परिणामों का उपयोग सिक्कों के लिए किया जा सकता है। एक बार फिर उन्हें बस जितना संभव हो सके उतने शोध परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का, जब तक पर्याप्त मात्रा में है, वे पर्याप्त सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक और योजना बनाई जिसमें हब के भीतर वर्चुअल सिमुलेशन स्पेस का उपयोग करके पैसे कमाना शामिल है। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को कई पॉकेट आयामों में अनुभव है और उन्होंने वहां बहुत सी लड़ाइयों और परीक्षणों में भाग लिया है। अब वे इसे फिर से चलाएंगे और वर्चुअल स्पेस के भीतर इसे फिर से बनाएंगे और वे इसे नए तरीकों से साफ करने की कोशिश करेंगे। फिर वे इसके आधार पर एक शोध दस्तावेज बनाने जा रहे हैं। जानवरों से संबंधित लड़ाइयों के बारे में भी यही बात है। ये सूची बढ़ती ही चली गई। आप बहुत गहन हैं, सीनियर ने प्रशंसा की। हालांकि जैसा कि क्रिस्टोस ने कहा, कई विवरण हैं जिन्हें सुलझाए जाने की आवश्यकता है। योजना बहुत ठोस है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। वे इसे बहुत जल्द लागू कर सकते हैं, लेकिन हमें इस मामले में सावधान रहना होगा। ये सब बहुत ही सूक्ष्मता से होना चाहिए। हमारे लीग के अलावा किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। खास तौर पर हब का इस्तेमाल करके सिक्के बनाने के तरीके। जितने ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी प्रतिस्पर्धा होगी। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उनमें से एक ने पूछा। क्रिस्टोस ने फिर से आह भरी। वह चिंतित है और वह इसे छिपा नहीं सकता। ये इन कार्रवाइयों के निहितार्थ हैं। मुझे यकीन है कि डीन पहले से ही इन निहितार्थों को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम खोल दिया। अर्थव्यवस्था पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यह तनाव लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करेगा और हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। उसके जिक्र करने के बाद ही कुछ लोगों को उसकी चिंताएं समझ में आईं। बेशक कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाए, लेकिन क्रिस्टोस की चिंताएं पूरी तरह से जायज हैं और सैम उन प्रतिकूल प्रभावों पर भरोसा कर रहा है। सैम ने नोबल लीग की बातचीत सुनी। हालांकि इसकी वजह से उसे कोई चिंता नहीं थी। भले ही सब कुछ क्रिस्टोस की योजना के अनुसार हो, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए ही होगा। वास्तव में सैम को उम्मीद है कि नोबल लीग ठीक वैसा ही करेगी जैसा उन्होंने योजना बनाई थी और सिक्कों की एक अच्छी धारा प्राप्त करेगी। इससे और अधिक चर निर्मित होंगे जिनके साथ वह छेड़छाड़ कर सकता है। एक सप्ताह बीत गया और अभी भी दाखिले जारी हैं। सैम को आश्चर्य है कि वह अभी तक वापस नहीं आया है। इसलिए उसने एल्डर्स से पूछा और वे हर गुजरते दिन के साथ और अधिक घबराए हुए लग रहे थे। इसका मतलब है कि वह अभी ठीक है। कम से कम वह ऐसा मान सकता है। दोपहर को सैम को हब से एक और सूचना मिली। सैम द्वारा पकड़ा गया डेस पकड़े जाने के दिन से ही चिल्ला रहा है और चीख रहा है। वह सैम से लगातार उसे छोड़ने की मांग कर रहा है। बेशक सैम ने अभी तक उसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि उस दिन डेस ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने रिहाई की मांग नहीं की, बल्कि उसने एक बैठक की मांग की। सैम को यह बात दिलचस्प लगी और वह उससे बात करने गया। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? मुझे मत बताओ कि तुम अकेले हो और किसी का साथ चाहते हो। सैम ने कमरे में प्रवेश करते ही मजाक में कहा और डेस के सामने वाली सीट पर बैठ गया। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ एक सौदा करने के लिए बुलाया है। सौदा? क्या यह आपकी रिहाई के बारे में है? हाँ, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे किस कारण से पकड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कुछ भी मैं आपको बता सकता हूँ वह मेरी रिहाई के लायक है। वास्तव में इसके लिए कोई खास कारण नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। मेरा मानना है कि यह पर्याप्त कारण है। इसमें खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा। दायरे में आने से पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी। फ्रेशमैन टूर्नामेंट की शीर्ष 10 रैंकिंग पर हावी होने वाले प्रतिभाशाली और ओलंपियन दायरे की चर्चा हर जगह हो रही है। 8:53 ओलंपियन नियंत्रण में है और अकादमिक क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में जानता है। जैसे ही मैंने ये समाचार सुना और आपका नाम तथा आपके मित्रों के नाम सुने, मुझे पता चल गया कि आप कुछ करने वाले हैं। लेकिन एक बार जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो तुम्हारे रहस्य उजागर हो जाएंगे और तुम्हारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। क्या मैं सही हूँ? दरियुस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर अहंकार और आत्मसंतुष्टि की झलक थी। जवाब देते हुए सैम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप गलत हैं, लेकिन आप सही भी नहीं हैं। बेशक ये तुम ही हो, चालबाज। यह इतना सीधा और सरल कैसे हो सकता है? हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। तुमने पहले ही देखा होगा, प्रकृति के साथ मेरा युद्ध समाप्त होते ही मैंने ठीक होने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं जल्दी से पहुंचा। क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्यों? अगर मैं कहूं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं झूठ बोलूंगा। लेकिन क्या ये जानकारी मुझे आपको रिहा करने के लिए प्रेरित करती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो, मुझे पता है कि आप अपनी जानकारी को कितना महत्व देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप उत्सुक नहीं हैं। और मेरा विश्वास करो, जानकारी इसके लायक है। मैं कुछ चीजों पर चुप्पी बनाए रखने के लिए एक आत्मिक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर कर सकता हूँ, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं।
लेकिन मुझे बाहर जाने दो, 1 सप्ताह पहले ही बर्बाद हो चुका है। ठीक है, मैं काटूंगा। बताओ यह क्या है? मैं अनुबंध के बिना पूरी जानकारी नहीं दूंगा। ये पॉकेट आयामों के बारे में है। इसके बारे में क्या? मुझे जेब के आयामों के बारे में पहले से ही पता है। स्पष्ट रूप से यह पर्याप्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास के साथ बता सकता हूं, क्योंकि मुझे ये जानकारी उस स्रोत से मिली है जिसे आप भी जानते हैं, और आप निश्चित रूप से विश्वास करेंगे कि मुझे ये जानकारी उसी से मिली है। ज़्यूस, सैम ने पूछा और डेस ने सिर्फ सिर हिलाया। सैम ने हंसते हुए अपनी बात जारी रखी। तो आप मेरे सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि ज़्यूस ने एक बार फिर गंदा खेल खेला और आपको पॉकेट के आयामों के संबंध में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी? हाँ, डेस ने तुरंत सहमति जताई। उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करने की भी परवाह नहीं थी। उसकी राय में ये स्वाभाविक ही है कि उसे वह जानकारी मिली। आखिरकार वह देवताओं के राजा का कृपापात्र है। ओलम का शासन। यह अजीब होगा यदि बाकी खिलाड़ियों की तुलना में उनके साथ विशेष व्यवहार न किया जाए। लेकिन मुझे ये जानकारी जानने की जहमत क्यों उठानी चाहिए? ज़्यूस ने पहले भी कई बार ऐसा किया है। उसने तुम्हें पहले भी सभी तरह के विशेषाधिकार दिए हैं, लेकिन एक बार भी तुम मुझे हरा नहीं पाए। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? दयूस ने अपने दिमाग में पहले से तैयार शब्दों को ही दबा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सैम इतना बेबाक होगा, और दूसरी बार सोचने पर उसे एहसास हुआ कि सैम से यह उम्मीद करना कि वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा भोलापन है। बेशक मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन इस बार बात अलग है। पहले भले ही आपको पहले से जानकारी न मिले, लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू होती थी तो हर कोई जानता था कि क्या होने वाला है। आप सहज रूप से अनुकूलन कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। हालांकि इस बार चीजें अलग हैं, क्योंकि मैं आपको जो जानकारी दे सकता हूं वह प्रतियोगिता के नियमित प्रवाह से मेल नहीं खाती। यह एक साइड क्वेस्ट की तरह है और इसके साथ छेड़छाड़ करने या न करने से हमारी नियमित प्रतियोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे पूरा कर लेंगे तो पुरस्कार दोगुना या तिगुना हो जाएगा। ज़्यूस ने यह व्यवस्था विशेष रूप से मेरे लिए की थी। चाहे आप खुद कितना भी खोज लें, आप इसे नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है। केवल तभी जब मैं आपको इसकी जानकारी दूं कि यह क्या है, तब आपके पास इसे खोजने का कोई मौका होगा। अगर यह इस तरह से योजनाबद्ध है तो ज़्यूस ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती होगी कि यह मेरे हाथों में न आए। क्या तुम निश्चित हो? तुम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो? तुम उसे नाराज कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि मैं इसे छोड़ देना चाहता हूं? यह एक निराशाजनक स्थिति है। अगर मेरे रहते हुए जेब के आयाम खुल गए तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं तुम्हें ये जानकारी दे भी दूं तो भी ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि इस बार तुम मुझसे जीत पाओगे या नहीं। अभी भी मेरे जीतने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से व्यापार करना बेहतर है। सैम ने दायूस को गौर से देखा और बोला, बस एक बात है, तुम इतने शांत क्यों बन रहे हो? आपका क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हारे खून और मांस को ठीक से सूंघ नहीं सकता तो मुझे लगता कि तुम एक हमशक्ल हो। जिस दाइस को मैं जानता हूं वह इतनी अच्छी डील स्वेच्छा से नहीं देगा। वह बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसके बाद भी रिहाई की मांग करते हुए एक रोती हुई कुतिया की तरह व्यवहार करेगा। आप सामान्य दयूस की तरह बिल्कुल नहीं हैं। शांतिपूर्वक सौदों आदि पर चर्चा करना। दयूस ने अपने दांत पीस लिए और सैम को घृणा से देखा। सैम ने अभी जो कहा उससे वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था। एक कारण यह है कि वह जानता था कि यह सच है। अगर वह वास्तव में हताश न होता तो वह सैम के साथ इस तरह से शर्मीला व्यवहार करने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर की खामोशी के बाद सैम ने अंततः अपनी बात रखी। ठीक है, मैं इस सौदे से सहमत हो सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी, इसलिए एक बार जब आप उन पर सहमत हो जाएंगे तो हम आपके लिए रिहाई की तारीख तय कर सकते हैं। चिंता न करें, मैं आपको पॉकेट आयामों में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। पहले एक आत्मा अनुबंध लिखें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे कुछ जानकारी प्रकट किए बिना ही एक आत्मा अनुबंध लिखने जा रहा हूँ। नहीं, मैं एक आत्मिक अनुबंध चाहता हूँ जिसमें ये लिखा हो कि जो जानकारी मैं तुम्हें दूंगा उसे सुनने के बाद तुम एक आत्मिक अनुबंध लिखोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बात से पीछे हटो। क्या कभी ऐसी कोई घटना घटी है जहां मैंने ऐसा किया हो? सैम ने कहा, लेकिन उसने फिर भी सोल कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया। उस डील को तय करने के बाद आखिरकार डेस ने बात की। चर्चा 1 घंटे तक चली। सैम उस 1 घंटे में एक ही समय में हैरान, खुश और उत्सुक था। ज़्यूस बहुत उदार हो गया है। उसने कितनी व्यवस्थाएं की हैं ताकि तुम इतना खराब प्रदर्शन करना बंद कर दो और तुम्हें अपना दल बनाने में मदद मिले। दयूस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सैम की ओर देखा। ठीक है, मेरी तरफ मत घूरो, मैं आत्मा अनुबंध लिखूंगा। अब चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। इससे पहले कि तुम कुछ भी कहो, इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर बातचीत नहीं की जा सकती है, जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। चाहे तुम कुछ भी करो, वे लागू नहीं होंगी। मैं तुम्हें मार डालना पसंद करूंगा और यह सब खत्म कर दूंगा। फिर बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत जानकारी के बारे में वास्तविक चर्चा से कहीं ज्यादा लंबी थी। न तो सैम और न ही डेस आसानी से पीछे हटे, और बेशक सैम ने सिर्फ डेस की हालत को हर उस स्थिति से बदतर बनाने का लक्ष्य रखा जो उसने बताई थी। अंततः वे एक आम सहमति पर पहुंचे जो अभी भी सैम के पक्ष में थी, और उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। सैम डेस के साथ बैठक के बाद अकादमी वापस चला गया। वह पूरे समय गहरी सोच में डूबा रहता है। उसे यकीन है कि दयूस ने पूरी जानकारी नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने जो पहला सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उससे ये सुनिश्चित हो गया था कि जो भी जानकारी उसे मिली है वह सच है। इस जानकारी ने उसे अपनी योजनाओं पर थोड़ा पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए सैम ने जो दूसरा सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसमें उसने हब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। हालांकि डेस का हब के बारे में बात न करना उसे जरूर बहुत शांति देगा, लेकिन सैम लंबे समय तक शांति नहीं चाहता, और दयूस की आवेगपूर्ण मूर्खता भविष्य में उसकी बहुत मदद करेगी। सैम बस यही चाहता है कि जब बात डेस और हब की हो तो सब कुछ अपने आप ही चलता रहे।
उसने जो मुख्य शर्त रखी है वह यह है कि डेस को सैम और उसके दोस्तों के साथ साथ डस्ट के बारे में भी चुप रहना होगा। वह इस बारे में तब तक बात नहीं कर सकता जब तक कि मामले की सच्चाई खुद ब खुद दायरे में सामने ना आ जाए। वह अपनी युक्तियों का उपयोग करके इस मामले में किसी की मदद या मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता। दयूस को मूलतः यही उम्मीद थी, इसलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बेशक इस जानकारी के बाद सैम कुछ और करना चाहता था और इसके लिए वह ईवा की उपस्थिति चाहता था। मानो ब्रह्मांड उसकी बात सुन रहा हो। उस शाम सैम को हब से एक सूचना मिली। उसने एल्डर मिन्स का वीडियो देखा जिसमें वह अपने कार्यालय में सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका एक अधीनस्थ उसके सामने खड़ा था जिसका एक हाथ गायब था और उसके शरीर पर कई जगह कट लगने से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला है। तुम कैसे इसमें असफल हो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था अगर जरूरत पड़ी तो तुम उस आदमी को मार सकते हो, और तुम हत्या करने में माहिर माने जाते हो। तुम किसी को चुपके से नहीं मार सकते। आखिर मैंने तुम्हें किस बात के लिए पैसे दिए? सैम ये सुनकर हंस पड़ा। उसे पक्का पता था कि ईवा सफल हो गया है, और अगली सुबह जब उसे ईवा से संदेश मिला तो उसका ज्ञान और भी पुष्ट हो गया। वह ओलंपियन क्षेत्र में पहुंचा और नालन के रेस्तरां के अंदर निजी कमरे में मिला। तो मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सफल रहा, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। ईवा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, हमें आखिरकार उन बुजुर्गों के खिलाफ सबूत मिल गए, लेकिन ये घटना वास्तव में अकादमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम सामान्य प्रक्रियाओं से नहीं गुजर सकते। हम इसका पता लगा लेंगे, लेकिन क्या आप मुझे घटना के बारे में अधिक जानकारी देंगे? सैम को इस बारे में जानने की उत्सुकता बहुत दिनों से थी। ईवा ने सिर्फ इतना कहा कि इन दोनों बुजुर्गों ने एक निश्चित ग्रह पर कुछ अकल्पनीय नरसंहार किया। हालांकि उसने कभी भी ज्यादा विवरण बताने की जहमत नहीं उठाए। इसका एक कारण यह है कि ईवा को इसके पीछे की जटिल जानकारी नहीं है। वास्तव में उन्होंने कभी भी इस घटना को नहीं देखा या इससे किसी भी तरह से जुड़े नहीं रहे। लेकिन उनके एक मित्र जो ईवा के समय में ज़्यूस अकादमी में छात्र था को इस घटना के बारे में कुछ पता चल गया और इन बुजुर्गों ने विभिन्न तरीकों का उपयोग करके उसे अकादमी से बाहर निकाल दिया। उसके इस दोस्त की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और अपने कमजोर परिवार के सदस्यों के कारण वह आसानी से वश में हो जाता था। अंत में न केवल उसने छात्र के रूप में अपना पद खो दिया, बल्कि उसने अपना परिवार भी खो दिया। सैम के पास अब तक यही एकमात्र जानकारी थी। ईवा ने आह भरी। इस घटना के कारण मेरे मित्र ने उम्मीद छोड़ दी है और एकांतवास में रहने लगे हैं। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो बुजुर्ग अभी भी उन पर निगरानी रख रहे थे और फिर भी वे आश्वस्त होने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की। अब जब मुझे इस बात का पता चल गया है तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा न करूं, क्योंकि मैं तुरंत बदला नहीं ले सकता और मुझे सहना पड़ा। मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं उन राक्षसों के साथ एक ही हवा में सांस ले रहा हूं। इसलिए इससे पहले कि मैं ये कहूं, आप तैयार हो जाए। ईवा ने पूरे घटनाक्रम की व्याख्या की और सैम को लगा जैसे उसने किसी फिल्म की कहानी सुनी हो। वह ईवा की सोच से कहीं ज्यादा शांत है, लेकिन सैम जिसने पूरे अकादमिक क्षेत्र में किसी और या यहाँ तक कि कुछ देवताओं की तुलना में ज्यादा नरसंहार किए और ज्यादा जाने ली, उसे भी लगा कि इन लोगों ने जो कुछ किया वह अत्याचार था। वह इन चीजों की कल्पना भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब उसे जानकारी मिल गई है तो उसने इसकी कल्पना कर ली है। सैम ने अपनी आंखें बंद की और कुछ गहरी सांसें लेकर बोला, मैं आपका गुस्सा समझता हूं। हालांकि जैसा कि आपने कहा, हम तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। समस्या यह है कि हमें अभी भी उनके खिलाफ बचाव करना है। अब जब उन्हें यकीन हो गया है कि आपके पास उनके खिलाफ सबूत है तो वे कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए तैयार रहें। मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ और नॉर्थ क्षेत्र के बीच संचार का कोई कुशल तरीका नहीं है जिसके लिए मुझे क्षेत्र के आधे रास्ते की यात्रा करनी पड़े। बस हर चीज के लिए तैयार रहो। मैं समझता हूँ, और योजना में थोड़ा बदलाव हुआ है। मैं 2 दिन में आपकी टीम से मिलना चाहूंगा। सच में? ईवा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कुछ समय से सैम को अपनी टीम से मिलवाने की कोशिश कर रहा है। उनकी बहुत सी योजनाएं इन टीम के सदस्यों पर टिकी हैं और योजनाएं सैम द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए बेशक ये संचार की कमी उनकी टीम के बहुत से सदस्यों को परेशान कर रही है। हालांकि सैम के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनसे मिलना असंभव हो गया है। हाँ, लेकिन क्या आप मुझे आश्वस्त कर सकते हैं कि वे उतने ही अच्छे हैं जितना आप कह रहे हैं? ठीक, बेशक मैं आपकी पुष्टि कर सकता हूँ। वे अकादमी के पूर्व छात्र हैं, लेकिन अलग अलग वर्षों से। हालांकि सभी ने किसी न किसी तरह से अपना दबदबा कायम रखा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप उस छात्र को लाएं जिसे ज़्यूस अकादमी से उस घटना के कारण बाहर निकाल दिया गया था जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। ईवा ने भौहें सिकोड़ी। उसे ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसे समझाने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से बदला लेना छोड़ सकता है, खासकर अगर वह वाकई उतना ही सक्षम है जितना तुम उसे बताते हो। उसे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ। उसे बताओ कि मैं उसे बदला लेने का मौका दे सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए। सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि आपके बाकी दोस्तों पर भी। जल्द ही अकादमिक क्षेत्र में सभी की नजरें उन पर होंगी। कुछ नए चर हैं जो खेल में आए हैं और मेरा मानना है कि यह नया बदलाव उसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, हम 2 दिन में आपसे मिलेंगे। आपके विचार से बैठक कहाँ होनी चाहिए? यहाँ अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। उन बुजुर्गों पर नजर रखना। और वैसे मैं उस राज्य से गवाह को लेकर आया हूँ। अभी वह और उसके परिवार के कई सदस्य स्वर्ग में हैं। तो आप उनके लिए एक आवास चाहते हैं? हाँ, मैं नहीं चाहता कि वे मेरे साथ रहें। कौन जानता है कि ये बुजुर्ग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, बस मुझे कुछ मिनट दीजिए। सैम ने कुछ स्थानांतरण टोकन निकाले और उसमें कुछ परिवर्तन करना शुरू कर दिया। उन्हें इस शहर के आसपास ले आओ और उन्हें इन टोकन का इस्तेमाल करने दो। वे सीधे सुरक्षित निवास में पहुंच जाएंगे। उन्हें कुछ समय तक किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद। ईवा चला गया। सैम का दिन बहुत घटनापूर्ण रहा।
हालांकि ब्रह्मांड ने तय किया कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने एक और वीडियो देखा और इस बार यह नोबल लीग के बीच एक और बैठक थी, लेकिन केवल ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के छात्र। जब सैम ने अपनी पूरी मीटिंग देखी तो वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। पहले तो उसने सोचा कि नोबल लीग शायद नर्म पड़ गई है या हमें हो रहे बदलावों से वे बहुत विचलित हो गए हैं। आखिरकार अपनी सारी बहादुरी और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने स्टोन का ख्याल नहीं रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। बात बस इतनी है कि क्रिस्टोस किसी से मिलना चाहता था और दूसरे पक्ष ने अब तक मुलाकात स्वीकार नहीं की। तो अब उन्होंने योजनाएं पूरी कर ली हैं और वे अगले दिन हमला करने वाले हैं। सैम ने स्टोन से संपर्क किया। तो क्या आप अगले लक्ष्य के लिए तैयार हैं? जी श्रीमान, आप किस समय मार रहे हैं? दोपहर के आसपास सर। अच्छा, मैं भी वहां रहूंगा। आप सर? क्यों? ये तो बस एक छोटी सी बात है और मैं अपने शरीर की आदत डाल रही हूँ। आपको ऐसे तुच्छ कामों से खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम बेहतर हो रहे हो। मैं ही ज़्यूस अकादमी को चिढ़ाने के लिए तुम्हारी लड़ाई के वीडियो जारी कर रहा हूँ। बस कल कुछ दिलचस्प होने वाला है और मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। यह मजेदार होगा और मैं ऐसे ही नहीं आऊंगा, कल देखोगे। खैर, मैं तुम्हें तब और अधिक जानकारी दूंगा। अगली सुबह जब स्टोन लक्ष्य का पीछा करते हुए सड़कों पर घूम रहा था, सैम उसके सामने आ गया। हालांकि स्टोन सैम को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि सैम ने भेष बदल रखा है। उसने वह डंडा पकड़ रखा था जिसका इस्तेमाल उसने सिवन के शरीर में रहने के लिए मजबूर होने पर किया था। उसने भी सिवन के जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं और बेशक उसका चेहरा भी नकाब और लबादे से ढका हुआ है। उनकी तात्विक ऊर्जाएं भी छिपी हुई थीं। जब सैम चुपके से वहां पहुंचा तो स्टोन उस पर हमला करने ही वाला था। आपने भेष क्यों बदला है बॉस? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आज चीजें दिलचस्प होने वाली हैं? आज मैं जलती खोपड़ी का प्रतिनिधि हूं जो तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। तुम बाकी योजना को हमेशा की तरह आगे बढ़ाओ। ठीक है बॉस। स्टोन ने सैम से कोई सवाल नहीं किया। वह तुरंत सहमत हो गया और लक्ष्य की ओर बढ़ गया। दोपहर के समय उसने आखिरकार हमला किया। हमेशा की तरह ये बेहद आकर्षक है। हालांकि इस बार नोबल लीग से कोई भी इस लक्ष्य की रक्षा करने नहीं आया। स्टोन को शहर के गार्डों के आने से पहले जितनी हड्डियां तोड़नी थी, तोड़ने की पूरी छूट थी। सैम ने अपने छद्म रूप में अपने संबंध को जग जाहिर किया और कार्यवाही के लिए उनके साथ गया। जब जज ने देखा कि यह स्टोन है तो उसने आह भरी। वह थक गया है। स्टोन हर दिन आता जाता रहता है और उसने इस क्षेत्र में काम करने वाले लगभग हर जज को कवर किया है। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, क्या ये फिर से युद्ध द्वारा परीक्षण होगा? न्यायाधीश ने पूछा और फिर वह लक्ष्य के प्रतिनिधि की ओर मुड़ा। मैंने सुना है कि पीड़ित को बुरी तरह पीटा गया है। पीड़ित का वकील कौन बनेगा और मुकदमे में उसके प्रतिद्वंद्वी की भूमिका कौन निभाएगा? सैम ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। वह कुलीन लीग में एक छोटा सा आदमी है और वह पूरी तरह से निर्देशों के आधार पर यहाँ है। चैंपियन कुछ ही सेकंड में आ जाएगा माननीय। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, दरवाजा खुला और 1 दर्जन से ज्यादा लोग आ गए। सबसे आगे क्रिस्टोस था और उसके साथ पीड़ित का हिमायती और एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा था, या यूं कहीं कि एक मुखौटा। ये सफेद है, ये सही है। क्रिस्टोस ने व्हाइट को मनाने की कोशिश की और उसे मीटिंग पाने में 3 दिन लग गए। हैरानी की बात यह है कि व्हाइट बहुत जल्दी राजी हो गया और वह अगले लक्ष्य के लिए चैंपियन बनने के लिए तैयार हो गया। अब तक लोगों ने ये गिनना बंद कर दिया है कि स्टोन ने कितने लोगों को घायल किया है। वे बस यही चाहते हैं कि यह सब अब बंद हो जाए। यदि व्हाइट भी कुछ नहीं कर सकता तो नोबल लीग और ज़्यूस अकादमी को उपहास की कीमत पर भी कुछ अत्यंत कठोर कदम उठाने होंगे। स्टोन ने व्हाइट की तरफ देखा और उसका चेहरा बदल गया। अब उसे समझ में आ गया कि सैम क्यों साथ आना चाहता था। ये वाकई दिलचस्प होने वाला है। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि सैम क्यों अपना भेष बदलना चाहता था। यहाँ तक कि उनकी चलने की शैली और आभा भी बदल गई है। हमारा चैंपियन आ गया है। पीड़ित की जगह श्वेत लड़ेगा। स्टोन ने सैम की ओर देखा जिसने सिर हिलाया। स्टोन ने जज की ओर मुड़कर कहा, मैं भी एक चैंपियन चुन रहा हूँ। उनकी घोषणा ने विरोधियों को हैरान कर दिया। व्हाइट सहित उनके इस बात पर सहमत होने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें स्टोन से लड़ने का मौका मिलेगा। समारोह में स्टोन के साथ हुई लड़ाई के बारे में उन्होंने जो सुना उससे पता चलता है कि उनकी क्षमताएं अद्वितीय हैं। और बाद में उन्होंने जो वीडियो देखे उससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि स्टोन की क्षमताएं आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। व्हाइट की क्षमताएं भी आसपास की ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसलिए वह उत्सुक था और स्टोन के खिलाफ खुद को परखना चाहता था। वह जीत के बारे में भी बहुत आश्वस्त है। आखिरकार उन वीडियो के माध्यम से उसने जो देखा उससे पता चलता है कि स्टोन अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी युद्ध कौशल और आईक्यू में स्पष्ट रूप से कमी है। यह एक वास्तविक अनुभवी आंख से स्पष्ट है। उसे पूरा विश्वास है कि वह स्टोन को हरा सकता है, लेकिन इस नई उपस्थिति से ये दोनों योजनाएं विफल हो गईं। सैम आगे बढ़ा और अपनी छड़ी उठाई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका इरादा सभी के लिए स्पष्ट था। ठीक है, यह नया है। अच्छा हो या बुरा, मुझे इस तरह के बदलाव की जरूरत है। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी नीरस हो गई है। जज ने सुनवाई शुरू करते हुए कहा। जल्द ही वे रेफरी और नोबल लीग के दर्शकों के एक समूह के साथ मैदान में हैं। साथ ही सैम के कुछ दोस्त भी हैं जो ज्वलंत खोपड़ी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। सैम मंच पर चढ़ गया और व्हाइट धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप कौन है? आपका नाम क्या है? व्हाइट ने पूछा। सैम ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ व्हाइट की तरफ देखता रहा और रेफरी के लड़ाई शुरू करने का संकेत देने का इंतजार करता रहा। व्हाइट ने कोई भावना नहीं दिखाई, या उसने दिखाई भी, लेकिन यह उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। रेफरी जल्द ही स्टेज पर आया और मैच शुरू करने का संकेत दिया। बूम! व्हाइट की खास शुरुआत। उसने जमीन पर जोरदार प्रहार किया और खुद को प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ाया। सैम का स्टाफ चमक उठा और एक ऊर्जा बुलेट निकल गई। व्हाइट ने बुलेट को रोक दिया क्योंकि वह अपनी दिशा बदलना नहीं चाहता था।
बूम। हालांकि ये बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। विस्फोट के कारण उसका ऊर्जा परिसंचरण अस्थिर हो गया और उसे अपनी जगह पर ही रुकना पड़ा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी मुद्रा बदली और अपने दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा हो गया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऊर्जा परिसंचरण में ये गड़बड़ी उसे जमीन पर न गिरा दे और उसे प्रतिद्वंद्वी के हाथों में न मार दे, अन्यथा ये देखना दुखद होगा। आखिरकार एक नए टूर्नामेंट के उपविजेता को एक अनजान व्यक्ति के साथ लड़ाई के पहले सेकंड में ही हार का सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, उसने तुरंत अपना संतुलन संभाला और एक बार फिर आगे बढ़ा। इस बार वह बहुत ज्यादा सतर्क था और चकमा देने को तैयार था। बूम बूम बूम। 3 ऊर्जा गोलियों को अच्छी तरह से चकमा दिया गया और वह सैम के करीब आ गया। हालांकि अगले ही पल उसे लगा कि एक ऊर्जा प्रभाव उसके सीने में लगा है। सैम के कर्मचारियों के साथ एक ऊर्जा तरंग ने उसके सीने में मारा और उसे धीमा कर दिया। हमले से जो आभा दिखी उससे उसने सोचा कि यह खतरनाक होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि कुछ भी नहीं हुआ सिवाय उसके थोड़े से ध्यान भटकने के। बूम। कर्मचारियों से एक ऊर्जा किरण व्हाइट की ओर निकली। बूम। एक झटके से व्हाइट ने चकमा दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि किरण ने एक मोड़ लिया और उसका पीछा किया। उसने अपने मुखौटे के नीचे भौहें सिकोड़ ली। उसने अपनी बेद से हवा में वार किया और ऊर्जा वापस लौट आए। उसे पीछे की ओर गोली मारी गई, जबकि परिणामी ऊर्जा तरंग ने उस पर आने वाली ऊर्जा को विक्षेपित कर दिया। उसने प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्य से देखा। सैम ने यह देखा, वह मुस्कुराया। एक बार पहेली हल हो जाने के बाद इसे फिर से खेलने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजना बहुत आसान होता है और उसने जो सोचा वह अपनी ऊर्जा गोलियों का उपयोग करना है। व्हाइट ने सैम के शांत रवैये को देखा। अगर उसे पता होता कि दूसरी पार्टी सैम है तो वह पूरी जगह को उल्टा कर देता। सैम से हारना एक बात है जब सैम पूरी तरह से बाहर निकल गया, लेकिन अगर वह वास्तव में इस हद तक अभिभूत हो जाता है तो यह निगलने के लिए बहुत कड़वी गोली होगी। सैम ने गहरी सांस ली और एक ऊर्जा गोली का जादू करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार यह आध्यात्मिक ऊर्जा गोली नहीं थी, बल्कि ये दिव्य ऊर्जा थी और उसने इसे धीरे धीरे जादू किया, जैसे कि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि प्रक्रिया का हर चरण और ऊर्जा का हर कण अत्यंत ध्यान से इकट्ठा हो। बेशक जब व्हाइट ने दिव्य ऊर्जा को देखा तो उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। बूम। रिकॉइल हिट और आगे की ओर चार्ज। इस बार उसका आसन अलग है। उसके पैर दूर दूर हैं और वह हवा में फिसल रहा है, लेकिन जमीन के बहुत करीब है। उसका शरीर नीचे झुक गया है। वह वर्तमान में अपनी मूल ऊंचाई का आधा है। एस। बूम। एक ऊर्जा किरण छड़ी के मध्य भाग से बाहर निकली। व्हाइट ने अपनी बेद को जमीन पर थपथपाया। बूम। जब वह आगे की ओर बढ़ा तो पीछे की ओर से लगी टक्कर के विस्फोट से वह एक घूमती हुई गोली की तरह सफेद हो गया। उसने अप्रत्याशित गति से दूरी कम कर ली और वह बाल की चौड़ाई से किरण से चूक गया। सैम इसे चकमा नहीं दे सका, उसे इसे रोकना पड़ा। बूम। एक ऊर्जा तरंग और व्हाइट एक काउंटर के साथ तैयार है। एक रिकॉइल हिट ने उसकी गति बदल दी क्योंकि वह ऊर्जा तरंग के ऊपर आ गया। सैम ने चकमा देने का समय खोजने में कामयाब रहा। इस दौरान दिव्य ऊर्जा गोला धीरे धीरे जादू से बुलाया जा रहा है। व्हाइट को समझ में नहीं आया कि सैम इतनी धीमी गति से गोला क्यों बना रहा है, लेकिन वह इस विचार में खुद को खोने से बेहतर जानता था। इस समय उसका सबसे अच्छा उपाय ये सुनिश्चित करना है कि सैम इसे पूरी तरह से न बना सके। इसके बाद जो हुआ वह लड़ाई से ज्यादा शतरंज के खेल जैसा लग रहा था। व्हाइट ने सैम को पकड़ने की कोशिश की, जबकि सैम ने चकमा दिया और गोले पर ध्यान केंद्रित करते हुए जवाबी हमला किया। दूसरी ओर दर्शक हैरान हैं, स्टोन को छोड़कर। स्टोन को पहले से ही पता था कि सैम सबसे अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता था। बाकी दर्शकों को नहीं पता कि सैम ही वह है जो उस लबादे और मुखौटे के नीचे व्हाइट के खिलाफ लड़ रहा है। उनके लिए वह एक पूर्ण अजनबी है जो बस एक परेशानी बन गया है। एक परेशानी जिसने स्टोन को नष्ट करने की उनकी योजना को गड़बड़ कर दिया। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि वह व्हाइट के खिलाफ कितना अच्छा है तो वे घबरा गए। अधिकांश दर्शक नोबल लीग से हैं और उन्हें पहले से ही मौजूदा प्रतिभाशाली लोगों के साथ मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। सैम की उपस्थिति ने ही उन्हें बहुत सारे सिरदर्द दिए। कम से कम व्हाइट कुछ हद तक नियंत्रण में है, लेकिन वे कुछ समय से सैम को मारने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अब एक और आदमी है जो कहीं से भी निकलकर सामने आया है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह बुरी खबर है। स्टोन ने मैच को उत्साह से देखा और कभी कभी नोबल लीग के लोगों की बदसूरत निगाहों का भी आनंद लिया। मंच पर लड़ाई चल रही है, लेकिन ये कहीं नहीं जा रही है। व्हाइट ने देखा कि सैम ने ओप के साथ लगभग काम पूरा कर लिया है। यह आखिरकार ऊर्जा गोलियों के आकार तक पहुंच गया जो उसने पहले शूट की थी। बूम। सैम ने अचानक व्हाइट से झटका खाया, लेकिन व्हाइट को जरा भी खुशी नहीं हुई। जिस तरह से झटका महसूस हुआ उससे उसे पता चल गया कि सैम ने ऐसा अपने और दिव्य ऊर्जा के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए किया था। सैम ने उसे व्हाइट की ओर घुमाया, जिसने जल्दी से अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित किया और आती हुई गोली को रोकने के लिए तैयार हो गया। स्वो। व्हाइट की ओर आते समय उस गोले ने सीटी जैसी आवाज निकाली, सीधे उसके दिल पर निशाना साधते हुए। व्हाइट ने बेद को हवा में उछाला। दिव्य ऊर्जा से भरी हुई प्रतिक्षेप हिट। सभी को एक विस्फोटक ध्वनि की उम्मीद थी, हालांकि उनके आश्चर्य के लिए ऊर्जा राज्य पर जम गई थी। प्रतिक्षेप हिट जो आमतौर पर एक बेहद संकीर्ण बिंदु से शुरू होती है, गोलाकार गोले की सतह पर सीधे उतरी। लेकिन विस्फोट होने के बजाय इसने वास्तव में गोले पर एक छेद बना दिया और उसके बीच में घुस गया। या ये कहना अधिक सटीक होगा कि गोला अपने आप खुल गया और प्रतिक्षेप ने उसके केंद्र में प्रवेश कर लिया। मानो उसका अपना कोई दिमाग हो, वह गोला हवा में ही रुक गया और छेद बंद हो गया। ये सब कुछ 1 सेकंड के अंश के भीतर घटित हुआ, अतः जो लोग इसमें शामिल नहीं थे और इसे महसूस नहीं कर पाए, उन्हें ऐसा लगा कि प्रतिक्षेप का प्रहार जमीन पर गिरा और गायब हो गया, जबकि गोला आधे सेकंड के लिए स्थिर हो गया। और इससे पहले कि वे इसे समझ पाते, इसका विस्तार शुरू हो गया। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी छड़ी को फैला लिया। उसने स्थिर सांस ली और गोले को नियंत्रित किया। व्हाइट और दर्शकों सहित किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गोले के अंदर जटिल संरचना थी। उनके लिए ये दिव्य ऊर्जा का एक अत्यंत केंद्रित द्रव्यमान जैसा लग रहा था।
लेकिन अंदर सैम ने एक नोडल संरचना बनाई जिसने विश्व स्तर के गठन मास्टरों को, यहाँ तक कि भगवान की सेना के मास्टरों को भी शर्मिंदा कर दिया। जब प्रतिक्षेप प्रहार अंदर गया तो यह वास्तव में उसी तरह फटा जैसा कि इसका उद्देश्य था, लेकिन इसके अंदर के छोटे नोड्स ने प्रहार को अवशोषित कर लिया और इसे फैला दिया। अनुनाद के साथ नोड्स के इन पहले सेट के आसपास के नोड्स भी ऐसा ही कर रहे हैं, और यह चेन रिएक्शन जारी रहा और सभी नोड्स एक ही समय में प्रतिध्वनित हुए और ऊर्जा की निरंतर टक्कर से और फैल रहा है। यह सब एक सेकंड के भीतर हो रहा है और सैम ऑर्ड को स्थिर रख रहा है ताकि यह विस्फोट के बिना फैलता रहे। ये जितना बड़ा होगा विस्फोट उतना ही बेहतर होगा और वह इसे खुले में बर्बाद नहीं करना चाहता। व्हाइट को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह एक तरफ खिसक गया और अपने और सैम के बीच की दूरी कम करने के लिए एक रिकॉइल हिट का इस्तेमाल किया। उसने सैम के सिर पर बेत से निशाना साधा, लेकिन सैम ने जमीन को किनारे की ओर धकेल दिया और हवा में स्केटिंग करने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने हमले को बाल बाल बचा लिया जबकि उसका ध्यान अभी भी गोले पर था। उसके दिमाग पर जो तनाव पड़ रहा था उससे उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने उसे जाने देने की हिम्मत नहीं की। गोला फैलता ही रहा। व्हाइट ने यह देखा और अपने दांत पीस लिए। उसने अपना हाथ सैम पर रखा और बेत को ऊपर निशाना बनाया। एक ही समय में 2 बार झटके लगे जबकि वह जमीन पर जड़वत खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि सैम न केवल अपने कामों में घबराया हुआ दिखाई दिया बल्कि वह शालीनता से आगे बढ़ा। वह हवा में उछला और हमले से बचने के लिए घूम गया जबकि ओब ने कर्मचारियों की दिशा का अनुसरण किया और झटके को अपने पास से जाने दिया। व्हाइट को गोले के अंदर पनप रहे खतरे का एहसास होने लगा। उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा कंपन करने लगी। उसकी गति बढ़ गई और वह आसपास की ऊर्जा के साथ जुड़ गया। सैम इस पर मुस्कुराया। गोला फैलना बंद हो गया, लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली और न ही उसने हमला किया। स्वूश! सैम के करीब आते ही व्हाइट ने हवा में सीटी बजाई। सैम ने बेत के झटके को चकमा दिया और एक तरफ खिसक गया। इस दौरान वह छड़ी को घुमाता रहा। अब गोला उसका पीछा करता हुआ सैम के पीछे मंडराने लगा। सैम हवा में उछला और अपनी उंगलियां फैलाकर व्हाइट को इशारा किया कि वह आगे बढ़े। इसके बाद सभी ने देखा कि व्हाइट पानी में मछली की तरह आगे बढ़ रहा है। उसने ऐसी हरकतें दिखाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी निपुणता और चपलता बेमिसाल थी, लेकिन उन्होंने सैम को जो करते देखा वह और भी अधिक समझ से परे था। सभी के देखने के लिए सैम ने बस ऊर्जा ओब और कर्मचारियों के साथ खेला, इसे उछाला और कर्मचारियों के साथ घुमाया, लेकिन इस दौरान व्हाइट के सभी हमलों और चालों को चकमा दिया। वे करीब सीमा में हैं, दोनों लड़ाके और ओब, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। यह अब लड़ाई जैसा नहीं लग रहा था, यह टैग के खेल जैसा है। लगभग 3 मिनट के बाद व्हाइट अंततः हिट लगाने में सफल रहे। बूम! सैम को मंच के किनारे फेंक दिया गया और व्हाइट को भी पीछे धकेल दिया गया। हालांकि ये सैम ही था जिसके चेहरे पर मुखौटे के पीछे मुस्कान थी, जबकि व्हाइट के चेहरे पर डर का भाव था। जैसे ही पर्याप्त दूरी हो गई, सैम ने गोला व्हाइट पर फेंक दिया। स्वूश! गोला ऐसे गायब हो गया जैसे वह अंतरिक्ष में पलक झपक रहा हो। इससे पहले कि श्वेत प्रतिक्षेप से रुक पाता, गोला पहले ही उससे संपर्क बनाने वाला था। लानत है! उसने गाली दी और अपनी छड़ी को एक डंडे की तरह इस्तेमाल किया। अपनी सारी दिव्य ऊर्जा को एक झटके में इस्तेमाल करते हुए गेंद को बेसबॉल की तरह मारने की कोशिश कर रहा था। बूम! हालांकि ये पहले ही विस्फोट हो चुका है। विस्फोट के साथ सभी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। ओब के नोड्स अलग हो गए और वे विस्फोट के बिंदु को केंद्र बनाकर पूरे स्टोव में फैल गए। विस्फोट के कारण उत्पन्न ऊर्जा तरंग ने व्हाइट के अंदरूनी हिस्सों को हिला दिया, लेकिन उसे फेंका नहीं गया। वह व्यावहारिक रूप से इन सभी नोड्स के केंद्र में फंस गया है। ज़ैप! एक झपटी की आवाज के साथ ये सभी फैले हुए नोड ऊर्जा रेखाओं के साथ एक दूसरे से जुड़ गए और अगले ही पल वे केंद्र की ओर चले गए, या दूसरे शब्दों में उस स्थान पर जहां व्हाइट खड़ा है। बूम! विस्फोट के साथ सभी नोड्स अत्यधिक कंपन वाली दिव्य ऊर्जा से आवेशित होकर आपस में टकरा गए। वे सभी एक ही समय में एक अलग विस्फोट से गुजरे और ये विस्फोट भी एक दूसरे से टकराए। व्हाइट के शरीर में विस्फोटों की लगभग 8 बौछारें हुई। उसे महसूस हुआ कि उसका सफेद कोट फट रहा है और साथ ही उसने अपने चारों ओर जो ऊर्जा अवरोध बनाया था वह भी फट रहा है। फिर विस्फोट उसके शरीर में फैलने लगे। पहले तो ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन जल्द ही उसे इतना सुन्न महसूस हुआ कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। खून की कमी के कारण उसे चक्कर आने लगा। इस समय सैम वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह हौंफ रहा था। इस बार उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। यह आसान इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने पूरे समय में बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। हालांकि उन्हें इस बात से थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई कि पूरी योजना कितनी अच्छी तरह काम कर गई। क्रिस्टोस ने यह देखकर भौहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और हार स्वीकार कर ली। रेफरी स्टेज पर आया और सैम को उसे खत्म करने का मौका मिलने से पहले व्हाइट को वापस ले आया। एक बार और, यह आदमी अपने भले के लिए थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली है। वह अपने आप से बुदबुदाया और मंच से उतर गया। तुम कौन हो? क्रिस्टोस सैम के पास गया और पूछा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वह स्टोन की ओर मुड़ा और बोला, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। अपना काम जारी रखो और जब भी तुम्हें इस तरह के हमले का संदेह हो तो मुझे फिर से फोन करो। मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और शायद तुम्हें कुछ छूट भी दे दूं। स्टोन को समझ में नहीं आया कि सैम ने ऐसे शब्द क्यों कहे। असल में वही ये बता रहा था कि स्टोन को नोबल लीग के हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी मिल रही है। क्रिस्टोस इतना मूर्ख नहीं है कि वह इसे न उठाए। उसने स्टोन की ओर देखा और फिर अपने दल की ओर।